हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी टेक्निकल हब पर। जैसा कि एबी टेक्निकल की टीम ने आपसे वादा किया था कि वह आपके लिए 1500 एमसीक्यू प्रश्नों की सीरीज 30 दिनों में कंप्लीट करवाएंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, सिर्फ और सिर्फ एबी टेक्निकल हब यूट्यूब चैनल पर। यह खुशखबरी फिटर ट्रेड से ITI करने वाले दोस्तों के लिए ही है। आज फर्स्ट डे होगा, यानी कि आज पहला डे है, डे 1 लिखा भी है। और आज हम लाए हैं 50 क्वेश्चन। दोस्तों ये 50 क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड हैं, आपके एग्जाम लेवल के सिलेक्टेड हैं। और एक बात बता दें कि इन 1500 क्वेश्चंस में आपके पूरे फिटर थ्रेड थ्योरी का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो ज्वाइन कर लीजिए और पूरे क्लास को देखिएगा, यानी कि 1500 क्वेश्चन को देखिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए, यानी 1500 MC का PDF चाहिए, तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप एबी टेक्निकल हब को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए सबसे पहले अगर आपके फोन में टेलीग्राम आपने डाउनलोड कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं डाउनलोड कर रखा है तो प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद ID वगैरह रजिस्टर्ड करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार दिखेगा, यहाँ पे जाना और सर्च करना एबी टेक्निकल हब, यानी स्पेस देना है। पहले लिखना है एबी कैपिटल लेटर में, उसके बाद लिखना है टेक्निकल, और उसके बाद फिर स्पेस देना और लिखना है हब। छोटे लेटर में नहीं लिखना है, बिल्कुल भी कैपिटल लेटर में ही लिखना है, क्योंकि ग्रुप का चैनल का नाम ऐसे ही है। तो सर्च करोगे, उसके बाद आपको दो देखने को मिलेगा, एक ये एबी टेक्निकल हब, एक फिटर थ्योरी एबी टेक्निकल हब। दोनों ज्वाइन कर लीजिए। एक है इन्फॉर्मेशन के लिए, जो मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो फ्रेंड्स, एक चैनल आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए बनाया गया है। इस चैनल पे आपको जो भी प्रॉब्लम है या किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो वो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, या फिर अदर किसी भी मार्कशीट वगैरह या किसी भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप अपने प्रश्न को डाल सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे और उसका रिप्लाई जरूर किया करेंगे। इस ग्रुप में आप मैसेज नहीं कर सकते, चूंकि ये चैनल है, यहाँ पे सिर्फ मैं ही मैसेज कर सकता हूँ, तो इसलिए इसको बनाया गया है। तो दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है सेफ्टी मेजरिंग टूल्स एंड मार्किंग टूल्स से क्वेश्चन रहेंगे। इन्हीं 3 टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी टेक्निकल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के क्लास को। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड स्टील रूल पर कौन सी फिनिशिंग की जाती है। व्हिच फिनिशिंग इज डन ऑन स्टैंडर्ड रूल, स्टैंडर्ड स्टील रूल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि हमें जो PDF चाहिए वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में चाहिए, इसी चीज को ध्यान रखते हुए हमारी टीम ने आप लोगों के लिए दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने का निर्णय लिया है। तो ये कैसा लगता है आपको कमेंट करके हमें जरूर बताना, क्योंकि आप ही लोगों के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड स्टील रूल पर कौन सी फिनिशिंग की जाती है। व्हिच फिनिशिंग इज डन ऑन स्टैंडर्ड स्टील रूल। ऑप्शन नंबर ए है कि क्रोम फिनिश, ऑप्शन नंबर बी है कि जिंक फिनिश, ऑप्शन नंबर सी है कि लेड फिनिश, ऑप्शन नंबर डी है कि ब्रास फिनिश। इसका राइट आंसर तो क्रोम फिनिश है, लेकिन क्रोम फिनिश क्यों है इसके बारे में भी डिटेल बताएंगे और स्टैंडर्ड रूल के बारे में भी डिटेल से बताएंगे। तो चलिए लगाते हैं पहली फिगर आज की आपके सामने। तो फ्रेंड्स, बात आ गई स्टैंडर्ड स्टील रूल की, तो इससे रिलेटेड जितने भी चीजें इंपॉर्टेंट होगी सब कुछ आपको बता देंगे, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले ये है क्या, तो सबसे पहले डायरेक्ट रीडिंग लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? डायरेक्ट रीडिंग लेता है और लीनियर में मापता है, यानी कि कोण वगैरह में नहीं मापता है, ये सीधी रेखा में माप लेगा। तो ये चीज ध्यान रखिए। इसका यूज कब करेंगे? इसका यूज जब करेंगे जब मापी जाने वाली जो डायमेंशन है वो विदाउट टॉलरेंस के हो। और अगर हमें टॉलरेंस दे दिया जाता है तो हम किसका यूज करेंगे? या तो माइक्रोमीटर का यूज कर लेंगे या फिर वर्नियर कैलिपर का यूज कर लेंगे, जो ज्यादा प्रिसीजन हो। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे किसका बना होता है। तो ये स्प्रिंग स्टील का बना होता है और स्टेनलेस स्टील का भी बनाया जाता है। चीज ध्यान रखिए। जो इसके एज होते हैं ना, ये किनारे वाले जो एज होते हैं ना, वो बिल्कुल एक्यूरेट फिनिश होते हैं। कैसे? बिल्कुल स्ट्रेट फिनिश किए जाते हैं, तिरछा वगैरह नहीं रहता है। तो ये चीज ध्यान रखिए, कोई टेपर वगैरह नहीं रहते हैं। कॉपी कलम लेके बैठिए और नोट करते चलिए एक एक पॉइंट। जो इसका सरफेस होता है, जो इसके सरफेस है ना, किसी भी तरफ की बात कर लो, तो इस पे फिनिशिंग किस चीज की जाती है? तो क्रोम फिनिश की जाती है। क्रोम फिनिश क्यों की जाती है इसकी बात करेंगे। देखिए, पहला तो पॉइंट है कि चमक के लिए, जो क्रोमियम है वो चमकला देता है, तो इसीलिए इस पे किस चीज की फिनिशिंग की जाती है? क्रोमियम की जाती है, क्रोम फिनिश की जाती है चमक के लिए। और दूसरा पॉइंट है कि दाग व धब्बों से बचाने के लिए। तीसरा पॉइंट है कि जंग से। कभी भी आपने स्टील रूल को देखा होगा तो उस पर जंग यानी कि मुरचा वगैरह नहीं लगा होगा, क्योंकि कारण है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है, उस पर क्रोम की फिनिशिंग की जाती है, तो इसीलिए। ओके, इसकी लीस्ट काउंट कितनी होती है? तो मीटरिंग में होती है 0.5 mm और ब्रिटिश में होती है 1/64 इंच। तो ये चीज ध्यान रखिएगा।
ओके। इसके जो ग्रेजुएशन होते हैं, ये ग्रेजुएशन जो है किस प्रकार बने होते हैं, तो 10 mm पे बने होते हैं, 5 mm पे बने होते हैं, 1 mm पे बने होते हैं और 0.5 mm पर भी बने होते हैं। जो ग्रेजुएशन लाइन है, ये जो ग्रेजुएशन लाइन दिख रही है ना, ये वाली, इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस कितनी, मोटाई कितनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी जो मोटाई है 0.12 से 0.18 mm। ओके, फिर से सुन लीजिए, 0.12 से 0.18 mm, ये चीज ध्यान रखिए। देखिए 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाने में हमें काफी टाइम चाहिए, यानी टाइम लगेगा, आपका टाइम 1 घंटे या 1.5 घंटे लग सकते हैं। तो अगर आप 1 या 1.5 घंटे हमारे चैनल पर देंगे या फिर इस क्लास को देंगे, तो आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि हमारा 1 या 1.5 घंटा बर्बाद हो गया, कभी भी ऐसा आपको महसूस नहीं होगा। आपको यही लगेगा कि हमें कुछ ना कुछ जरूर बहुत ही अच्छी चीज मिली है। लास्ट तक जुड़े रहिएगा। ओके, तो अभी ग्रेजुएशन लाइन थिकनेस की बात हो गई थी, सॉरी, हाँ, ग्रेजुएशन लाइन थिकनेस की। अब स्टील रूल की थिकनेस की बात करेंगे। जो स्टील रूल है ना, इसकी मोटाई कितनी होती है, तो 3/64 इंच होती है। कितनी होती है, 3/64 इंच होती है। और जो इसकी चौड़ाई होती है ना, विद चौड़ाई कितनी होती है, 3/4 इंच। तो ये भी ध्यान रखिए, 3/4 इंच इसकी चौड़ाई होती है। साइज कितना होता है, 150 mm, 300 mm, 600 mm और ब्रिटिश में 6 से 48 इंच तक अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। अब हमें नहीं लगता कि इससे इंपॉर्टेंट चीज कुछ भी छूट गया होगा, सब कुछ क्लियर हो गया। तो बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि एस्बेस्टस के दस्ताने कितने डिग्री तक तापमान को सहन कर सकते हैं। हाउ मैनी डिग्री टेम्परेचर कैन एस्बेस्टस ग्लव्स टॉलरेट। ठीक है, तो ध्यान रखिए, यानी कि बोल रहा है क्वेश्चन कि जो एस्बेस्टस के दस्ताने होते हैं वो कितने टेम्परेचर तक टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1000 डिग्री टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। किससे सुरक्षा देते हैं, ऊष्मा से, क्योंकि ऊष्मा की सुचालक है ना ये, तो किससे सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमें ऊष्मा से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सेफ्टी में आता है, ये हमारा सेफ्टी से है और ये मेजरिंग टूल से है। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ ये भी बताते रहेंगे कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि पिन पंच की मोटाई कितनी होती है। क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए, पिन पंच की मोटाई कितनी होती है। ये क्वेश्चन कहां से, ये मार्किंग टूल से है। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ पिन पंच। पिन पंच का नाम कभी ना कभी तो सुना ही होगा। तो फ्रेंड्स, बात आ गई पिन पंच की। अब पहले पिन पंच के बारे में जान लेंगे। तो जो पिन पंच होता है उसका यूज कहाँ करते हैं, उसका यूज करते हैं डॉबल पिन या फिर लोकेटिंग पिन को निकालने के लिए। किस लिए, डॉबल पिन या फिर लोकेटिंग पिन को निकालने के लिए। बना किसका होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है, हार्ड एंड टेम्पर्ड किया जाता है। और एक बात बता दें कि उचित पकड़ बनाने के लिए इसके बॉडी पे क्या किया जाता है, नलिंग किया जाता है। क्या किया जाता है, नलिंग किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। लंबाई इसकी होती है 100 से 200 mm और इसका जो व्यास होता है वो 3 से 12 mm होता है। स्टैंडर्ड साइज में भी उपलब्ध होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिन पंच की मोटाई पूछ रहा है ना, मोटाई मतलब व्यास पूछ रहा है। तो अभी मैंने बताया कि 3 से 12 mm, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से कितना बड़ा होता है, यानी कितना बड़ा होता है। द इंच ऑफ द श्रिंक रूल इज लार्जर देन द एक्चुअल इंच, यानी कि जो एक्चुअल इंच है उससे श्रिंक रूल का इंच कितना बड़ा होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन है, यानी मापी यंत्र जो सुना होगा ना चैप्टर का नाम, उससे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो बात आ गई श्रिंक रूल की। तो श्रिंक रूल का एक्सप्लेनेशन फुल तरीके से करेंगे, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। जो श्रिंक रूल है उसका यूज कहाँ करते हैं, आमतौर पर पैटर्न बनाने वाले करते हैं। क्या करते हैं, आमतौर पर पैटर्न बनाने वाले, जैसे घर में मोल्डिंग वगैरह बनते हुए देखा होगा ना, टाण वगैरह पे या फिर घर के छत पे मोल्डिंग वगैरह बनते हुए देखा होगा ना, वहां पे किसका यूज किया जाता है, श्रिंक रूल का। जहां पे भी पैटर्न बनता है वहां पे किसका यूज किया जाता है, श्रिंक रूल का। इसमें जो मार्किंग होती है ना वह एक्चुअल स्टील रूल की मार्किंग से थोड़ी ज्यादा होती है। अब कितनी ज्यादा होती है, 1/16 इंच से 3/16 इंच प्रति फुट संकुचन होता है। ठीक है, इससे हेल्प मिलती है, किसमें हेल्प मिलती है, श्रिंक अलाउंस में मिलता है। जो ये 1/16 इंच से 3/16 इंच जो प्रति फुट संकुचन दिया जाता है, ये किसमें सहायता देता है, ये श्रिंक अलाउंस में सहायता प्रदान करता है। किसको, श्रिंक रूल को। इसीलिए इसका श्रिंक मतलब सिकुड़न एक प्रकार से, इसीलिए इसका नाम श्रिंक रूल पड़ा है। ठीक है, तो इसी ध्यान रखिए। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग गिवन लिस्ट। ठीक है, तो मिलाएंगे, बिल्कुल मिलाएंगे। तो यहाँ पे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी यानी आग की बात की गई है। तो सबसे पहले मिलाएंगे जब हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, यानी इन चारों को पहले एक्सप्लेन कर लेंगे, उसके बाद इनको हम मिलाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिगर लगाते हैं। तो ये रही फिगर, ये क्या है, फिगर ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास के भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करेंगे क्लास ए की। तो क्लास ए की जो आग होती है वो किसमें आती है, किसके अंतर्गत आती है। ठीक है, तो अभी लकड़ी की बात की जाए या फिर कोयला वगैरह की बात की जाए, तो अगर उससे आग लग जाती है
तो किस क्लास की आग में आएगी, वो क्लास ए की आग में आएगी। और इसको बुझाने के लिए हम किसका एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, यानी कि जो ज्योमेट्रिक सिंबल है वो कैसे दिखाएंगे, यानी हरे कलर में एक त्रिभुज दिखाएंगे। किस कलर में, हरे कलर में एक त्रिभुज दिखाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखिए। अब क्लास बी की बात करेंगे तो सबसे पहले ज्योमेट्रिक सिंबल की बात कर लो। तो ज्योमेट्रिक सिंबल कैसा है, स्क्वायर है, लेकिन किस कलर में, रेड कलर में। किस कलर में, रेड कलर में स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद क्लास बी की आ गए, किससे लगेगी, तेल या द्रवित वस्तु से लगेगी। जो भी तेल है ना, ऑयल वगैरह, किचन ऑयल की बात मत करना, जो भी किचन ऑयल, वनस्पति ऑयल, जो भी खाना बनाने में यूज होता है उसकी बात नहीं कर रहे, तेल की बात कर रहे हैं। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इसकी बात कर रहे हैं। और द्रवित वस्तु, ठीक है, द्रवित वस्तु की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसको बुझाने के लिए किसका यूज करोगे, फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करोगे। ठीक है, फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्लास सी की बात करेंगे तो क्लास सी को किससे दर्शाते हैं, यानी ज्योमेट्रिकल जो सिंबल है वो किससे दर्शाते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे ब्लू कलर का दिखाई दे रहा होगा और किसमें, सर्कल में। ठीक है, तो सर्कल में दिखाई देता है और क्या नाम है, ब्लू कलर से। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। और आता है इसमें कौन सा आग है, इसमें गैस से, जितनी भी गैस है उनसे अगर कोई भी आग लग जाती है तो किस क्लास में रखी जाएगी, सी क्लास में। बुझाने के लिए किसका यूज करेंगे, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे। ठीक है, अब क्लास डी की बात करेंगे। क्लास डी देख लीजिए, स्टार है लेकिन पीले कलर में। किस कलर में, पीले कलर में स्टार है। ठीक है, इसमें कौन सा, मेटेलिक आता है, जो मेटल वगैरह होते हैं। ठीक है, और उसके बाद विद्युत की आग। किसकी आग, विद्युत की आग। विद्युत से अगर कहीं भी आग लग जाती है तो क्लास डी में आती है। यूज किसके लिए, मतलब बुझाने के लिए किस एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे, तो उसके लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC का यूज करेंगे, जिसका नाम हेलोन भी है। ठीक है, और उसके बाद क्लास के का बात करेंगे। क्लास के देख लीजिए, षटभुजाकार, एक ब्लैक कलर का षटभुजाकार है। ठीक है, इस आकृति में दिखाया जाता है। और इसमें कौन सी आग आती है, ध्यान रखिए, जो भी किचन ऑयल है ना, किचन में जैसे रिफाइंड हो गया या फिर वनस्पति ऑयल हो गया या फिर डालडा वगैरह हो गया, तो इनसे अगर कोई भी, या फिर सरसों का तेल हो गया, इनसे अगर आग लगती है तो उसे हम क्लास के की आग में रखते हैं। अब इसको बुझाने के लिए किसका यूज करते हैं, वेट केमिकल का यूज करते हैं। वैसे वर्कशॉप में इसका जिक्र नहीं किया जाता, क्योंकि वर्कशॉप में किचन ऑयल क्या करेगा, लेकिन फिर भी अगर आग को हम क्लासिफाइड करते हैं तो इसको बताना भी जरूरी होता है। वर्कशॉप में तो कहीं किचन ऑयल का यूज तो पड़ेगा नहीं, उससे आग लग ही नहीं सकती, वैसे भी कहीं भी नहीं लग सकती, वैसे ज्यादा चांस है किचन ऑयल वहां पे क्या करने जाएगा। तो इसी कारण ITI की बुक में इसका जिक्र नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन कहाँ से उठा ले कुछ पता नहीं, एग्जामिनर के दिमाग में क्या चलता रहता है, हमें कुछ नहीं पता होता। बात करेंगे एक्सटिंग्विशर की, थोड़ा सा ही बात करेंगे, ज्यादा डीपली में जब क्वेश्चन आएगा तभी बात करेंगे। सबसे पहले CTC की, तो CTC में CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड और BCF यानी ब्रोमो क्लोरोफ्लोरोमीथेन भरा होता है, और इसका नाम क्या होता है, एक हेलोन नाम से भी जानते हैं। जितने भी एक्सटिंग्विशर होते हैं वो पीतल के बनाए जाते हैं, यानी कि उनका जिस बॉक्स में वो भरे जाएंगे, जिस बोतल में भरे जाएंगे वो पीतल का बना होगा। बात करेंगे फोम फायर एक्सटिंग्विशर का, तो इसमें जो बाहरी कंटेनर होता है उसमें NaHCO3 होता है, और जो आंतरिक कंटेनर होता है उसमें Al2SO4 का होल थ्राइस भरा हुआ होता है। ठीक है, यानी कि जो NaHCO3 होगा उसे क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, और जो Al2SO4 का होल थ्राइज होता है उसे क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी पहचान कैसे करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भूरे रंग का हाथ बना होता है, यानी जिस भी बोतल में भरा रहेगा उस पे भूरे रंग का हाथ बना रहेगा। ओके, अब बात करेंगे सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर की, तो इसमें पीले रंग का हाथ बना रहता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। सभी एक्सटिंग्विशर पीतल के बनाए जाते हैं, भी बता दिया। तो अभी ऑप्शन आप क्लियर कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चूंकि क्लास ए, यानी कि क्लास ए की आग में कौन सी आग आती है, लकड़ी की आग आती है, तो ए वाले का दूसरा हो गया। उसके बाद क्लास बी की बात करेंगे, तो क्लास बी में कौन सा आता है, क्लास बी में कौन सा आता है, उसमें आता है फ्लेमेबल लिक्विड आता है, यानी कि जो भी तरल, जो भी तेल वगैरह हो गए, तो बी का कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद सी की बात करेंगे, तो सी में कौन सी आती है, गैस आती है, यानी गैस एंड लिक्विफाइड गैस, तो इसका सी का फर्स्ट हो जाएगा। और डी की बात करेंगे तो डी में कौन सा आता है, मेटल की आग। ठीक है, यहाँ पे आप विद्युत भी लिख लीजिएगा, लिख दूंगा बाद में PDF देते समय। ठीक है, तो डी का तीसरा नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे उत्तम मार्किंग मीडिया कौन सा है, यानी व्हिच इज द बेस्ट मार्किंग मीडिया, यानी जितने भी मार्किंग मीडिया आप यूज करते हो उनमें से सबसे अच्छा कौन सा है, सबसे उत्तम कौन सा है। तो सबसे पहले मार्किंग मीडिया की बात करेंगे। मार्किंग मीडिया आखिर होता क्या है, तो मार्किंग कहने से पहले, यानी मार्किंग करने से पहले जिस भी चीज पे आप मार्किंग कर रहे होते हो उसमें जो भी
पदार्थ लगाया जाता है, यानी मार्किंग करने से पहले जो भी पदार्थ आप लगाते हो उसे क्या बोलते हैं, मार्किंग मीडिया बोलते हैं। मार्किंग मीडिया लगाने के बाद अब आराम से मार्किंग लाइन खींचते हो, उससे मार्किंग लाइन दिखाई देता है, इसके बाद पंचिंग कर लेते हो, तो इससे आसानी हो जाती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन कहाँ से, ये आपका मार्किंग चैप्टर से, किस चैप्टर से, मार्किंग चैप्टर से। अब बात करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेलुलोज लेसर, इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए। अब इन सब की बात करेंगे, तो सबसे पहले बात करेंगे सेलुलोज लेसर की। तो ये सभी मार्किंग कार्यों में सबसे अच्छा होता है, यानी कि कह सकते हो कि सभी मार्किंग कार्यों में सर्वोत्तम होता है। और एक खास बात इसकी ये है कि सबसे उत्तम मार्किंग मीडिया है, ये सबसे उत्तम मार्किंग मीडिया है, लेकिन महंगा होता है, ठीक है। इसीलिए सभी लोग चाक का यूज करते हैं, आप लोगों ने भी चाक का यूज किया होगा। कारण है कि कुछ चीजों का हम यूज नहीं कर पाते, कुछ मार्किंग मीडिया का यूज नहीं कर पाते। सबसे मेन कारण इसका ये होता है कि कीमत की बात होती है, कि पैसे की बात होती है, वो ज्यादा महंगे आते हैं, वो ज्यादा सस्ते आते हैं, बस यही बात है। अगला है पर्सियन ब्लू। नहीं, पर्सियन ब्लू क्या होता है, तो मशीनिंग और फाइलिंग की गई सतह पर इसका यूज करते हैं। नहीं, किसी भी मशीनिंग या रफ सरफेस पे यूज नहीं करेंगे, मशीनिंग या फाइलिंग सतह पे। अगर आपको पहले मान लीजिए सरफेस को फिनिश कर लिया, कुछ लोग पहले सरफेस को फिनिश कर लेते हैं उसके बाद मार्किंग करते हैं, तो तब इसका यूज करेंगे, ठीक है। इसको सूखने में समय लगता है, यानी अगर पर्सियन ब्लू आपने लगा दिया तो इससे सूखने में टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन जो भी खींचोगे लाइन, जितनी भी लाइन खींचोगे बिल्कुल प्रिसीजन से होंगी, बिल्कुल परिशुद्ध होंगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे कॉपर सल्फेट की। अगर में कॉपर सल्फेट क्या होता है, तो जो कॉपर सल्फेट होता है इसमें घोल मिलाया जाता है, किसका, कॉपर सल्फेट का, नाइट्रिक एसिड का और वाटर का। किसका, कॉपर सल्फेट का, नाइट्रिक एसिड का और वाटर का, ठीक है। तो चीज ध्यान रखिए, मार्किंग कार्यों में सामान्यतः तो इसका यूज करते ही है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिए, इसे पूर्ण सूखने के बाद ही मार्किंग करना चाहिए, यानी थोड़ा सा अगर कहीं गीला वगैरह है तो मार्किंग मत करना, ठीक है, खतरनाक होता है, ठीक है। और फिर अगला कौन है, चाक। चाक का तो आपको पता होगा, नॉर्मल कार्य के लिए यूज करते हो, रफ कार्य के लिए ITI वगैरह में यूज कर लेते हो, है ना। घोल किसका होता है, CaCO3 प्लस वाटर का घोल होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए। ओके, अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मापन यंत्रों के कारण होने वाली मापन त्रुटि कहलाती है, यानी मापन यंत्रों के कारण होने वाली कौन सी त्रुटि, मापन यंत्रों के कारण होने वाली मापन त्रुटि कहलाती है, आखिर उसे क्या नाम देते हैं। द मेजरमेंट एरर कॉज्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, यानी क्या पुकारते हैं उसे, कॉन्टेक्ट एरर बोलोगे क्या उसे अवलोकन त्रुटि बोलोगे, क्या ऑब्जर्वेशन एरर बोलोगे, क्या रैंडम एरर बोलोगे, क्या एज सिस्टम एरर बोलोगे, नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्ट एरर बोलोगे। अब कॉन्टेक्ट एरर क्या होता है इसके बारे में भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, संपर्क त्रुटि, संपर्क नाम से कुछ पता होगा कि कुछ चीज कांटेक्ट में आती होगी तभी ये त्रुटि होगी। कांटेक्ट नाम से ही कांटेक्ट का मतलब पता चल रहा होगा। तो सीधा सीधा इसका डिफिनेशन ये है कि जॉब और मापन टिप, यानी कोई जॉब है और कोई मेजरिंग टूल है, यानी कि कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके टिप जो है ना, मेजरिंग टिप के मध्य में जो उपस्थित गंदगी वगैरह, जितने भी गंदगी वगैरह लग जाती है ना, तो इसके कारण जो त्रुटि होती है उसे क्या बोलते हैं, मापन त्रुटि बोलते हैं। और ये किसके कारण होता है, मापन यंत्रों के कारण होने वाली त्रुटि ही कहलाती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहाँ से था, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बी ब्लॉक निम्न ग्रेड में उपलब्ध होते हैं, बी ब्लॉक निम्न ग्रेड में उपलब्ध होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बी ब्लॉक की बात करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बी ब्लॉक बना किसका होता है, क्लोज्ड ग्रेन्ड कास्ट आयरन का बनाया जाता है, चीज ध्यान रखिए। उसके बाद इसका यूज क्या करते हैं, किसी भी सिलेंडर जॉब को सहारा देने के लिए इसका यूज करते हैं। इसमें दो प्रकार के एंगल पाए जाते हैं, एक 90 डिग्री, एक 120 डिग्री। 90 डिग्री जनरल पर्पज के लिए और 120 डिग्री किसके लिए यूज होता है, अब यानी कि हाई लोड के लिए, हैवी लोड के लिए यूज होता है, स्टैंडर्ड पर्पज के लिए यूज होता है। और गोलाकार जॉब को सरकने के लिए, यानी कि इस पर जो भी गोलाकार जॉब रखोगे उसको गिरने से बचाने के लिए इसमें एक इंड स्टॉप लगा दिया जाता है, तो उससे वो गिरने से बचा रहता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने ग्रेड में उपलब्ध होते हैं, तो ये 2 ग्रेड में उपलब्ध होते हैं। एक को बोलते हैं ग्रेड ए और एक को बोलते हैं बी, यानी इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन अभी हमको यहाँ पे नहीं छोड़ना है, अभी हमें इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले जान लीजिए कि बी ब्लॉक में कोई भी जॉब आप रखोगे, किसी भी जॉब की बात कर लो, तो जितना कॉन्टेक्ट एरिया होगा ना, यानी जॉब और बी ब्लॉक के बीच जितना भी कॉन्टेक्ट एरिया होगा, अगर बी ब्लॉक से तुलना की जाए तो बी ब्लॉक का 20% हिस्सा जॉब से टच करेगा। चीज ध्यान रखिए, समझ में आ रहा है क्या। अगर मान लीजिए बी ब्लॉक 100% एरिया में है, तो जो इसका 20% एरिया होगा वो टच करेगा किससे,
मापी जाने वाली जॉब से या फिर मार्किंग करने वाली जॉब से। ये क्वेश्चन आपके मार्किंग चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। अब क्लास ए की बात करेंगे। क्लास बी की जो क्लास ए होता है उसकी लेंथ होती है 100 mm। कितनी लेंथ होती है? 100 mm। हाई क्वालिटी आयरन से बनाया जाता है। किससे? हाई क्वालिटी आयरन से बनाया जाता है। इसकी हार्डनेस कितनी होती है? 60 से 63 HRC, 60 से 63 HRC या फिर 650 से 700 HB तक होती है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग, HB और HRC दोनों अलग अलग मापने की पद्धति है, ठीक है। और एक्यूरेट फिनिशिंग कार्य में यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है? एक्यूरेट फिनिशिंग कार्य में, ठीक है। रफ कार्य में यूज नहीं करते। और क्लास बी की बात करेंगे। इसकी लेंथ कितनी होती है? इसकी लेंथ 300 mm होती है। क्लोज ग्रेन्ड कास्ट आयरन का बनाया जाता है। 180 से 220 HB तक इसकी हार्डनेस होती है और जनरल वर्क के लिए यूज किया जाता है। तो इतना बात क्लियर हुआ क्या? ओके, क्लियर हुआ तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि किस माइक्रोमीटर में एक्सटेंशन रॉड का यूज किया जाता है। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन व्हिच माइक्रोमीटर इज द एक्सटेंशन रॉड यूज्ड? कौन सा माइक्रोमीटर है जिसमें एक्सटेंशन रॉड लगाया जाता है? सोचिए जरा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले माइक्रोमीटर की बात करेंगे। थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। जब रिलेटेड माइक्रोमीटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। अभी थोड़ी बहुत जो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले माइक्रोमीटर बना किसका होता है? निकिल क्रोमियम स्टील का बना होता है, या इनवार स्टील का, या फिर वेनेडियम स्टील का बना होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, स्टेनलेस स्टील भी लगाते हैं, तो बिल्कुल सही है। निकिल क्रोमियम स्टील और स्टेनलेस स्टील एक ही चीज है। अभी आगे जिक्र करेंगे उसका। क्या है ये? बिल्कुल सूक्ष्मापी यंत्र है। क्या है? सूक्ष्मापी यंत्र। फिगर दिखा देते हैं आपको थोड़ा बहुत। क्या है? एक सूक्ष्मापी यंत्र है। किसमें माप लेता है? रेखीय में। किसमें? लीनियर में मापता है, एंगुलर में नहीं मापता, ठीक है। लीनियर में मापता है। इसका आविष्कार किसने किया था? जीन पाल्मर जी ने किया था। किस सन में? 1848 ईस्वी में। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। किस देश में रहते थे? अमेरिका में रहते थे, लेकिन फ्रांस में नहीं रहते थे। क्या हुआ? जन्म उनका फ्रांस में होता, लेकिन रहते थे कहाँ पे? अमेरिका में। ओके, लिस्ट काउंट कितनी होती है? मीटरिंग में होती है 0.01 mm एंड ब्रिटिश में होती है 0.001 इंच। 0.001 इंच। जीरो नहीं लगाना कभी भी। इंच की काउंट कर, अगर इंच को दशमलव में काउंट कर रहे हो तो कभी भी पॉइंट से पहले जीरो नहीं लगाना है। ये चीज ध्यान रखिएगा। सिद्धांत क्या है इसका, यानी वर्किंग प्रोसेस क्या है इसका? नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका अदर नेम क्या है? इसका स्क्रू गेज अदर नेम है। स्क्रू गेज के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है। जो इसका एनबिल और स्पेंडल होता है, जो इसकी मेजरिंग फेसेस होती है ना, वो किसके, उस पे एक टिप लगी होती है जिसे बोलते हैं टंगस्टन कार्बाइड, यानी टंगस्टन कार्बाइड की टिप लगी होती है। और उसकी HRC कितनी होती है? 62 HRC से 62 HRC तक होती है, या फिर बोल सकते हो 800 HB तक बोल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज पॉइंट बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। अब बात आती है एक्सटेंशन रॉड की। अगर आपको डीपली में ही जाना है बिल्कुल माइक्रोमीटर के लिए, तो इसके लिए क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही है। ये सीरीज 30 दिनों की है, यानी आपको 30 दिन कंटिन्यू में, मैंने नहीं बोला 30 दिन कंप्लीट होते हो सकता है 45 दिन में भी कंप्लीट हो सकता है दूसरे दिन इसकी क्लास हो, लेकिन एक रेगुलर क्लास चलती है जिसका नाम है, प्लेलिस्ट में पर जाकर आप देख सकते हो, फिटर लॉकडाउन कुछ करके ऐसे सीरीज है। तो उसमें काफी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, जो कि अभी लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट खत्म हो चुका है। तो उसमें माइक्रोमीटर, वर्नियर माइक्रोमीटर, लीस्ट काउंट से लेकर ब्रिटिश में, मीटरिंग में, रीडिंग में कुछ भी नहीं छोड़ा गया, सब कुछ क्लियर किया गया, वन बाई वन, टॉपिक बाई टॉपिक। तो उसको जाकर देख लीजिए, ये तो PDF है, ठीक है। अब बात करेंगे एक्सटेंशन रॉड का। तो एक्सटेंशन रॉड 2 माइक्रोमीटर में प्रयोग होता है। किसमें? एक इनसाइड माइक्रोमीटर में, एक इसमें इनसाइड माइक्रोमीटर में, और एक डेप्थ माइक्रोमीटर में। तो इसमें इनसाइड तो है नहीं, वरना फिर 2 ऑप्शन सही हो जाते। तो इसमें डेप्थ माइक्रोमीटर मिल रहा है, ठीक है। अब चूंकि बात आती है डेप्थ माइक्रोमीटर की, तो डेप्थ माइक्रोमीटर के बारे में भी जरूर जानेंगे, लेकिन फिगर के साथ में, फिगर लगाएंगे फिर बताएंगे। तो फ्रेंड्स, पिक्चर आपके सामने डेप्थ माइक्रोमीटर की लग चुकी है। अगर कहीं भी डेप्थ माइक्रोमीटर की जिक्र होती है तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसका जो ग्रेजुएशन होता है वो उल्टा बना होता है। ये चीज बिल्कुल भी कंफर्म रख के चलना है, यानी जो भी रीडिंग लेंगे वो जो थिम्बल से जितना भाग दब जाएगा हमें उसकी रीडिंग लेना, ना कि बाहर वाली की रीडिंग लेना है। तो ये चीज कहीं भी अगर बात आती डेप्थ माइक्रोमीटर की, तो इतना चीज क्लियर करिएगा। और मेरा एक खासियत है, क्वेश्चन में जितनी बार भी रिपीट होगा मैं उतनी बार भी इससे रिलेटेड चीजें इंपॉर्टेंट बताया करूंगा। इससे क्या होगा, आपकी चीजें जल्दी ही आपको याद हो जाएंगी, क्लास में ही आधे से ज्यादा चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है, समझ में आ जाएंगी। अब डेप्थ माइक्रोमीटर का यूज कहाँ करते हैं? तो ग्रुप की गहराई मापने में, किसी भी स्लॉट की या ब्लाइंड होल की गहराई मापनी है तो डेप्थ माइक्रोमीटर का आराम से यूज करो, ठीक है। उसके बाद क्या करें, ग्रेजुएशन इसका उल्टा बना होता है। जो ग्रेजुएशन ये दिखाई दे रहा होगा ना, ये 1 मिनट जूम करके दिखा रहे हैं, ये देखिए इधर 5 है, इधर 10, 15, 20, 25, थोड़ा और जूम कर देते हैं,
देखिए 5, 10, 15, 20, 25 यानी उल्टा बना होता है। यानी किस तरफ से, यानी कि रैचेट स्टॉप से और इसका जो बेस है ना इसकी तरफ बना होता है। लेकिन आउटसाइड माइक्रोमीटर या नॉर्मल माइक्रोमीटर में ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है, जिस तरफ फ्रेम बना होता है ना उस तरफ से और जिस तरफ रैचेट होता है उस तरफ की तरफ मार्किंग की हुई होती है। यानी कि फ्रेम की तरफ से 0 होता है, जिस तरफ एनबिल बना होता है उस तरफ 0 होता है और फिर बढ़ते बढ़ते रैचेट स्टॉप की तरफ बढ़ा दिया जाता है मार्किंग। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जस्ट अपोजिट किया गया है। ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हो कि ऊपर से नीचे की जाती है। ठीक है, आउटसाइड माइक्रोमीटर के विपरीत ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा माइक्रोमीटर है जो आउटसाइड माइक्रोमीटर के विपरीत जिसकी ग्रेजुएशन बनी होती है। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर, रीडिंग जस्ट अपोजिट काउंट करना होता है तो आउटसाइड माइक्रोमीटर। ठीक है, अब बात करेंगे इसके पार्ट्स का नाम। तो सबसे पहले रैचेट स्टॉप। ठीक है, रैचेट स्टॉप प्रेशर कंट्रोल करता है। उसके बाद थिम्बल की बात करेंगे। थिम्बल पे थिम्बल डिवीजन बने होते हैं जिसका एक भाग का मान लीस्ट काउंट को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद स्लीव की बात करेंगे। स्लीव पे तो मेन स्केल बना होता है जिसमें नीचे क्या नाम है सब डिवीजन और ऊपर क्या बना होता है मेन डिवीजन और बीच में एक डेटम लाइन होता है जो कि 0 एरर वगैरह दर्शाती है यहाँ पे मिलाने के बाद। ठीक है, एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करके क्लास को पढ़ना है तो जाकर प्लेलिस्ट पर देखिए। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद लॉकनट होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बेस रॉड होता है। ये देखिए बेस रॉड और इसी में एक्सटेंशन रॉड को लगा दिया जाता है। अब बात आती है माप किसकी लोगे, यानी जितना भी थिम्बल से जितनी मार्किंग ढकी होगी, थिम्बल से जितनी मार्किंग ढकी होगी हमें उसकी मार्किंग लेनी है। ठीक है, यानी उसको हमें माप करना है, काउंट करना है। ठीक है, एक्सटेंशन रॉड का यूज कब करोगे, एक्सटेंशन रॉड का यूज कब करोगे, अधिक गहराई के लिए, जब अधिक गहराई में माप लेना हो। अलग अलग साइजों में उपलब्ध होते हैं ये भी। ठीक है, एक्सटेंशन रॉड में एक कॉलर लगा होता है जो रॉड को पकड़ने में मजबूती प्रदान करता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम रेंज कितनी होती है 0 से 225 mm, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। रीडिंग प्रोसेस सेम आउटसाइड माइक्रोमीटर के जैसा ही होता है। और अगर 0 एरर चेक करना है तो चेक करने में सरफेस प्लेट की सहायता लेनी पड़ेगी, यानी इसको सरफेस प्लेट पे रखोगे उसके बाद यहाँ पे 0 लाइन मिलाओगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात किसकी करेंगे, अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि बी ग्रेड के बी ब्लॉक का मटेरियल क्या होता है। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ बी ग्रेड बी ब्लॉक, तो किसका होता है, तो भाई मैंने बताया था ना कास्ट आयरन, क्लोज ग्रेन्ड कास्ट आयरन। अगर कास्ट आयरन भी आता है, अगर क्लोज ग्रेन नहीं रहेगा तो क्या करोगे, स्टील तो लगाओगे नहीं, तो कास्ट आयरन लगा देना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर, ये क्वेश्चन कहाँ से था, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से था। ये क्वेश्चन कहाँ से, ये मार्किंग टूल से। ठीक है, कहाँ से, मार्किंग टूल से। अगला क्वेश्चन है कि वर्नियर कैलिपर में कितनी परिशुद्धता से मापन किया जा सकता है। हाउ एक्यूरेटली कैन वर्नियर कैलिपर बी मेजर्ड, यानी कितनी एक्यूरेसी तक वर्नियर कैलिपर माप सकता है। तो आपको सबको पता होगा कि 0.02 mm, सबको पता होगा, कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी हमें ये बताना है कि आखिर में वर्नियर कैलिपर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से उठाते हैं, इसीलिए तो ये सीरीज चल रही है ना, तो भी बात करेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, वर्नियर कैलिपर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं यहाँ पे भूल गया था कि मुझे फ्लेंज ऑप्शन को भी क्लियर करना है। तो डेप्थ माइक्रोमीटर की बात हो गई थी, अभी बात करनी फ्लेंज माइक्रोमीटर की, यानी फ्लेंज माइक्रोमीटर का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, तो इसकी फिगर को आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसकी फिगर आपके सामने दिखाई दे रही होगी। इसका अदर नेम क्या है, इसका अदर नेम गियर टूथ माइक्रोमीटर भी है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्या है, गियर टूथ माइक्रोमीटर भी है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। आउटसाइड माइक्रोमीटर से बिल्कुल भी डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है, देखिए यहाँ पे जो मेजरिंग फेसेस है ना उस पर एक रिंग, यानी एक फेस, एक फ्लेंज टाइप की एक रिंग लगी हुई है। ठीक है, फ्लेंज टाइप की क्या लगी हुई है, रिंग लगी हुई है। ठीक है, चेक क्या करता है, ये गियर दांतों की कॉर्डल थिकनेस चेक करता है, यानी और किसी जॉब की कॉलर की मोटाई भी चेक करता है। या फिर किसी इंजन में एक इंजन फिंस लगा होता है, कहीं भी इंजन में जाइएगा या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल वाले से पूछ लीजिएगा, इंजन में एक इंजन फिंस लगाए जाते हैं, तो उनकी मोटाई को भी ये चेक करता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन था कि वर्नियर कैलिपर से इंपॉर्टेंट चीज। अब वर्नियर कैलिपर को बिल्कुल बताएंगे बढ़िया से विस्तार से, बस लिस्ट काउंट को क्लियर नहीं करेंगे। उसको क्लियर करने के लिए आप वीडियो को जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आती है कि वर्नियर कैलिपर बना किसका होता है। तो जायज सी बात है कि जितने भी सूक्ष्ममापी यंत्र है वो या तो निकल क्रोमियम स्टील के बनाए जाते हैं, या फिर एनवार स्टील के बनाए जाते हैं, या फिर वैनेडियम स्टील के बनाए जाते हैं। अब बात करेंगे कौन सा ये सूक्ष्ममापी यंत्र है, किसमें माप लेता है, रेखीय में, यानी लीनियर मेजरिंग में आता है। ठीक है, सूक्ष्ममापी यंत्र क्या क्या कर सकता है, बाहरी माप भी ले सकता है, आंतरिक माप भी ले सकता है, और क्या कर सकता है, गहराई भी माप सकता है एक ही यंत्र से, बट इसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम है। ठीक है, लेकिन ये तीनों प्रकार की गहराई, तीनों डायमेंशन माप सकता है, तो इसीलिए ज्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, दाम भी कम है माइक्रोमीटर से, तो इसीलिए इसका यूज ज्यादा लोग करते हैं। ITI में तो खासकर ज्यादा ही मिलेगा। लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.02 mm, एंड ब्रिटिश में कितना होता है 0.001 इंच। ठीक है, 0.001 इंच।
इसका लिस्ट काउंट निकालने का आपको तरीका बहुत ही बेस्ट तरीके से बताया गया है। आप वीडियो को जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट पर, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। अब एक बात आता है कि ये जांचता क्या है, आखिर में वर्नियर कैलिपर किस चीज को जांचता है, तो ये सकेंद्रता जांचता है, यानी सकेंद्रता जांचता है, और दूसरा समांतरता जांचता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है कि आविष्कार इसका किसने किया था, तो पेरी वर्नियर जी ने किया था। किसने किया था, पेरी वर्नियर जी ने, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा था वर्नियर कैलिपर। किस सन में किया था, 1630 ईस्वी में किया था। रेंज किस रेंज में मिलता है, मीट्रिक में भी मिलता है और ब्रिटिश में भी मिलता है। मीट्रिक में 150 से 300 mm और ब्रिटिश में 6 से 12 इंच तक मिलता है। तो ये चीज ध्यान रखिए। सिद्धांत किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो 2 स्केल के अंतर पर कार्य करता है। कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है, सब कुछ क्लियर करके चलेंगे। ओके, तो पार्ट्स के बारे में डिटेल में थोड़ा बता देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, वो 2 मिनट में। तो फ्रेंड्स फिगर आपके सामने लग चुकी है। तो सबसे पहले बात करेंगे मूवेबल जा की। ये रहा मूवेबल जा, इसको बोलते हैं हिंदी में चल जा बड़ा। वर्नियर स्लाइड का एक अंग ये वर्नियर स्लाइड है, तो इसका एक क्या है, अंग है, ठीक है। यूज कहाँ करते हैं, बाह्य माप लेने में और आंतरिक माप लेने में। डेप्थ माप के लिए यहाँ पे डेप्थ बार लगी होती है, इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बीम पर स्लाइड करता है, ठीक है। एक्सटर्नल मेजरिंग फेस और इंटरनल मेजरिंग फेस भी होते हैं। इधर इंटरनल मेजरिंग फेस है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्सटर्नल मेजरिंग फेस है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बात करेंगे फिक्स्ड जा की। तो फिक्स्ड जा को बोलते हैं स्थिर जा बड़ा। बीम का भी ये भी एक अंग है, और इस पर भी एक एक्सटर्नल और इंटरनल मेजरिंग फेसेस बने होते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे बीम की। ये बीच वाला बीम है, क्या है, ये बीच वाला बीम है, तो इस पर ही वर्नियर स्लाइड करता है। ये जो वर्नियर है ना, ये जो वर्नियर है ना, इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, वर्नियर स्लाइड। तो इसी पे क्या करता है, वर्नियर स्लाइड करता है, ठीक है। और डेप्थ बार भी इसी पे सरकती है, जो डेप्थ बार है ना, इसी पे सरकती है, ठीक है। अब ये चीज क्लियर हो गया। एक चीज और, फ्रंट साइड पे इस पे मार्किंग की हुई होती है। फ्रंट साइड में मार्किंग की हुई होती है दोनों सिस्टम में। कि कौन से सिस्टम में, दोनों सिस्टम में, ठीक है। ब्रिटिश में ऊपर और मीट्रिक में नीचे। और पीछे वाली साइड पे एक रेक्टेंगुलर आयताकार एक ग्रुप बना होता है, जो यहाँ से होता है और यहाँ तक बना होता है, ठीक है। यहाँ तक बना होता है। कभी भी वर्नियर कैलिपर को लेकर देखिएगा। किस लिए बना होता है, क्योंकि ये डेप्थ बार आराम से सेट हो जाए और उसमें आराम से सरकती रहे, तो इसीलिए बनाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और इस पे जो ये बने होते हैं ना स्केल, बीम पे जो स्केल बने होता है ना, इसी को मेन डिवीजन कहते हैं, मेन स्केल कहते हैं, ठीक है। मेन स्केल डिवीजन इसी में होते हैं, ठीक है। तो चीज ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल कहाँ है, एक इधर है, एक इधर है। ऊपर वाला ब्रिटिश में, नीचे वाला मीट्रिक में, ठीक है। तो चीज ध्यान रखिएगा। ओके, मूवेबल जा पर फिट होता है। देखिए मूवेबल जा पर ही फिट है ना, मूवेबल जा पर फिट है ना, ठीक है। अब बात करेंगे ब्रिटिश में। तो ब्रिटिश में जो 25, इस पे कितनी लाइनें होती है, 25, और ब्रिटिश में कितनी होती है, सॉरी ब्रिटिश की बात करें, ब्रिटिश में 25 लाइनें होती हैं और मीट्रिक में 50 लाइनें होती हैं, जो कि मेन स्केल डिवीजन, यानी इस पे जो यानी कि पहले बात कर लेते हैं मीट्रिक की। मीट्रिक में जो 50 लाइनें है ना, ये अगर इनको सेट करोगे इधर, तो इनके 49 लाइनों के बराबर होगा। यानी कि इधर की 50 लाइन, उधर की 49 लाइन बिल्कुल एक्चुअल बराबर होगी। और इधर 25 लाइन, यानी ब्रिटिश की 25 लाइन ब्रिटिश में मेन स्केल पर 24 लाइन के बराबर होंगी, ठीक है। इसी पे इनका जो होता है लिस्ट काउंट इसी पे निकलता है, ठीक है। तो इसी ध्यान रखिएगा। बात करेंगे डेप्थ बार की। इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम बेस लेवल पे, उसी को डिस्कशन करने वाले। इसका यूज कहाँ करते हैं, चेकिंग एंड मेजरिंग के लिए। किसका, क्या करने के लिए, गहराई, किसी भी जॉब की गहराई को चेक करना है या फिर मेजर करना है, इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। फिक्स रहता है किसके साथ, मूवेबल जा के साथ। यानी जितना भी मूवेबल जा आगे पीछे चलेगा, उसी के साथ डेप्थ बार भी आगे पीछे चलेगी। रेक्टेंगुलर ग्रुप में सरकता है, ये चीज मैंने बताई। ये चीज क्वेश्चन आ सकता है कभी भी, डीपली क्वेश्चन पूछ लेते हैं आजकल। ज्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेसिस हो गए हैं। अब बात करेंगे लॉक स्क्रू की। इंपॉर्टेंट है ये लॉक स्क्रू जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 स्क्रू है, एक फाइन एडजस्टमेंट को लॉक करने के लिए और एक वर्नियर स्लाइड को लॉक करने के लिए। ओके, इस पे कौन सी थ्रेड कटी होती है, जितने भी सूक्ष्मापी यंत्र है उनके अंदर कोई भी थ्रेड कटी होती है तो BA थ्रेड कटी होती है, ठीक है। अब बात आती है इस पे जो प्रोसेस की गई है, कौन सी लेथ प्रोसेस। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि वर्नियर कैलिपर के लॉक नट पर कौन सी लेथ प्रोसेस की जाती है, तो कौन सी लेथ प्रोसेस की गई है, नलिंग की गई है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन था अपना कि वर्नियर कैलिपर कितनी प्रतिशतता में मापा जा सकता है, ठीक है। तो कितना, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 0.02 mm, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि एक माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप का क्या कार्य है। आखिरकार एक माइक्रोमीटर में क्या कार्य है रैचेट स्टॉप का। तो अभी मैंने बताया था कि माइक्रोमीटर क्या कार्य करता है, मतलब रैचेट स्टॉप क्या कार्य करता है, यानी प्रेशर को कंट्रोल करता है। कहाँ होता है, थिम्बल के पीछे। अभी मैंने आपको दिखाया था कि थिम्बल के पीछे एक सिरे से जुड़ा रहता है। सही माप लेने के लिए सहायता प्रदान करता है, ठीक है। सही माप लेने के लिए सहायता प्रदान करता है। अभी इसी में देख लीजिए, सही माप लेने के लिए सहायता प्रदान करता है। अब क्या होगा,
सबसे पहला बात तो ये प्रेशर को कंट्रोल करता है। अगर एक क्वेश्चन और आता है कि सेफ माइक्रोमीटर और अनसेफ माइक्रोमीटर किसे कहते हैं, तो जिसमें रैचेट स्टॉप लगी हो पर वे कार्यरत हो उसे सेफ माइक्रोमीटर कहते हैं, और जिसमें माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप लगी हो या फिर लगी ही ना हो या फिर लगी होने के बावजूद वो कार्य ना करती हो तो उसे कौन सा माइक्रोमीटर बोलेंगे, उसे अनसेफ माइक्रोमीटर। अब क्यों ऐसा बोलेंगे, क्योंकि अगर रैचेट स्टॉप नहीं होगा तो 10 व्यक्ति अगर 10 प्रकार की माप लेंगे, अगर 10 व्यक्ति को माप लेने को दे दिया जाए तो वो अगर एक ही चीज को 10 प्रकार की माप में नापेंगे, चूंकि 100वें अंक तक हमें मापना होता है ना, यानी 100वें भाग तक मापना होता है, तो इसीलिए जो बिना रैचेट स्टॉप के अगर आप माप लोगे तो उससे क्या होगा कि सभी अलग अलग माप देंगे। अब ये रैचेट स्टॉप से कैसे, जब इसको आप घुमाओगे तो क्या अगर जब ये क्लोज पहुंच जाएगा ना, जब जॉब के क्लोज पहुंच जाएगा, यानी जॉब की डायमेंशन की जब ये क्लोज पहुंच जाएगा तो यहाँ पे कुछ चट चट की आवाज आएगी। अब कितनी बार चट चट की आवाज आनी, ये एक स्टैंडर्ड है, यानी कि जब तक कि 2 बार चट चट की आवाज ना आ जाए तब तक हमें इसे कसना बंद नहीं करना है। जब एक बार आ गया तो थोड़ा स्लो कीजिए और धीरे से घुमाइए, एक बार और कीजिए, जब 2 बार आ जाएगा तो ये सबके लिए स्टैंडर्ड हो जाता है। इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी माप ले ले तो उसके लिए आराम से आसानी से सेम वैल्यू आती है। जैसे कि अगर मान लीजिए जैसे एक लैंग्वेज बना दी जाती है एक दूसरे को आदान प्रदान करने की, जैसे कि ड्राइंग की बात कर लो, तो ड्राइंग एक ऐसी भाषा है जो कि मान लीजिए आप साउथ इंडिया में रहते हो, हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, आप कन्नड़ बोलते हो, हमें हिंदी आती है, अगर आप मान लीजिए एक ही इंडस्ट्री में काम करते हैं और एक ही इंडस्ट्री में काम करते हैं और आपको हमें समझाना है तो आप हमें कैसे समझाओगे, तो इसीलिए एक प्रकार की ड्राइंग बना दी गई, एक भाषा बना दी गई, तो उसके माध्यम से हम ड्राइंग में कुछ भी मेंशन कर देंगे तो हम अपनी लैंग्वेज में ड्राइंग के बारे में पढ़ते हैं, वो भी अपने लैंग्वेज में पढ़ते हैं, तो जो भी वो चीज़ मेंशन कर देंगे उसको हम देख के आराम से समझ जाएंगे। तो एक प्रकार की भाषा है तो इसीलिए इसको बना देते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, समझाने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द वर्क ऑफ द रैचेट स्टॉप इन ए माइक्रोमीटर, यानी एडजस्ट द जीरो एरर क्या है, जीरो एरर को एडजस्ट करता है कि कंट्रोल द प्रेशर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल द प्रेशर, ठीक है। ओके, होल्ड द माइक्रोमीटर ड्यूरिंग मेजरमेंट, नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं है, ये तो उसका काम हो गया क्या नाम है, स्क्रू का, ठीक है। होल्ड द पाइप, वर्क पाइप, तो ये भी ऐसा नहीं, वर्क पीस ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल द प्रेशर, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में तो मैंने बता दिया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि किसी निश्चित मात्रा के मापे गए मान का दोहराव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टफ भी है, किसी निश्चित मात्रा के मापे गए मान का दोहराव कहलाता है द रिपीटेबिलिटी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिपीटेबिलिटी यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू यहाँ पे सर्टेन क्वांटिटी इज नोन एज, क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है या फिर सेंसिटिविटी कहलाता है या फिर शुद्धता कहलाता है या फिर प्रिसीजन कहलाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो प्रिसीजन है। अब क्यों प्रिसीजन है बिल्कुल बताएंगे, यानी प्रिसीजन और एक्यूरेसी ये दोनों मिलते जुलते शब्द हैं और इन दोनों का क्लियर इसी ऑप्शन में कर देंगे, इससे रिलेटेड अगला भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन हम इसी ऑप्शन में इसको कंफर्म कर देंगे। तो चलिए लगाते हैं पहली पिक्चर इसका और बताते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो चलिए पिक्चर आपके सामने खुल चुकी है। एक्यूरेट यानी यथार्थता और प्रिसीजन यानी प्रसिद्धता में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई आपके सामने टारगेट है, ये एक टारगेट है और हम इसको 4 बार में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है, 4 बार में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया, यहाँ पे ये टारगेट है और आपको 4 गोली दे दी गई, ठीक है, यानी 4 बाण दे दिया गया और आपको निशाना लगाना है, आपने लगा दिया चारों। तो क्या किया कि एक बार यहाँ पे लगा, एक बार यहाँ पे लगा, एक बार यहाँ पे लगा और एक बार इस पॉइंट पे लगता है, तो क्या होता है, यहाँ पे जो एक्यूरेसी आपकी वो लो हो जाती है और प्रिसीजन भी लो हो जाता है। चूंकि देख लीजिए एक्यूरेसी जब इसके नजदीक जाएगा तभी एक्यूरेसी बोलेंगे, ठीक है, तभी एक्यूरेसी बोलेंगे। प्रिसीजन हो जाता है अगर यहाँ पे पास भी लग जाते ना तो भी प्रिसीजन था, क्योंकि एक किसी भी पॉइंट पे अगर आपका लग जाता है, एक ही बार लग जाता तो उसे भी प्रिसीजन बोल देते, लेकिन यहाँ पे चारों तो बहुत दूर दूर है ना, तो यहाँ पे जो एक्यूरेसी वो बिल्कुल भी लो है और जो प्रिसीजन है वो बिल्कुल भी लो है। सेकंड पॉइंट पे जाते हैं, दोबारा फिर से आपको दिया गया और बोला गया आपकी बार निशाना लगाओ, तो फिर से लगाते हो आप और क्या करते हो कि इस वाले पॉइंट पे, जिस वाले पॉइंट पे बोला गया था वहां पे नहीं लगता है, लेकिन किसी भी पॉइंट पे लग जाता है, यहाँ पे लगा देते हो। यहाँ पे चारों बाण थी वो एक ही स्थान पे लग जाते हैं, तो क्या हुआ, यहाँ पे जो एक्यूरेसी है वो लो हो जाती है। क्या होती है, एक्यूरेसी लो रहती है, चूंकि हमने आप लोगों को निशाना लगाने को क्या दिया था, इस वाले पॉइंट पे बोला था, तो निशाना आपने कहाँ लगाया, यहाँ पे, लेकिन जो आपकी प्रिसीजन वो हाई है, क्योंकि जहां पे भी आपका निशाना लगा है वहां पे जो 4 तीर थे ना आपके पास, जो 4 तीर थे ना वो एक ही स्थान पे लगे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका प्रिसीजन है, जो आपकी परिशुद्धता है वो बिल्कुल ही हाई लेवल की है, ठीक है। अब बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, तो ये सब ये कंडीशन है, ठीक है, तो 4 कंडीशन बनते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा।
प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस बता रहे हैं। हो सकता है इससे आप डिफरेंस समझ जाएं, वैसे भी समझ नहीं पाते लेकिन हो सकता है इससे समझ जाओ। ठीक है, अब बात आती है, फिर से बोला गया कि चलिए फिर से लगाइए। फिर से आप लगाते हो तो क्या है, जो ये पॉइंट है ना इसके थोड़ा करीब लगता है लेकिन थोड़ा दूर दूर लग जाता है, पास में नहीं लगता। तो यहाँ पे एक्यूरेसी जो हो जाएगी वो थोड़ी हाई हो जाएगी, यानी थोड़ी पास हो जाएगी। देख लीजिए इसके पास है ना, तो एक्यूरेसी क्या हो गया, थोड़ा हाई हो गया, लेकिन जो प्रिसीजन है वो बिल्कुल लो है, चूंकि पास में नहीं है ना, ये चारों तीर अलग अलग लग गए, तो इसलिए जो आपका प्रिसीजन हो गया वो थोड़ा लो हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे चौथे पोजीशन की। चौथे पोजीशन पे हुआ कि यहाँ पे जो पॉइंट था ना, इस पॉइंट के थोड़ा सा ही नजदीक में चारों बाण एक साथ लग जाते हैं चौथे प्रयास में, तो जो आपका एक्यूरेसी होगा वो बिल्कुल हाई हो गया, क्योंकि जिस पॉइंट पे बोला गया था उसके जस्ट नजदीक में लग गया, और उसके बाद जो प्रिसीजन था वो एक ही स्थान पे लग गया, तो क्या हुआ, जो प्रिसीजन भी है वो भी हाई हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाई प्रिसीजन और हाई एक्यूरेसी क्या होता है। मान लीजिए आपको 10 किलोग्राम वेट आपको माप लेना है, ठीक है, तो 10 बार आपने माप लिया और 10 बार 10 किलोग्राम ही वेट आता है, ठीक है, तो वो आपकी प्रिसीजन हो गई। ठीक है, और मान लीजिए एक बार आता है 9.89, एक बार आता है 9.99, एक बार आता है 10.19, तो वो आपकी एक्यूरेसी हो गई। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर का उपयोग कहाँ करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर के बारे में जानेंगे, उसके बाद ऑप्शन पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बना किसका होता है, तो ये हाई एलॉय स्टील या टूल स्टील का बनाया जाता है। ठीक है, इसका यूज कहाँ करते हैं, 5 मिनट की सूक्ष्मता से कोण को जांच करने के लिए, यानी 5 मिनट की सूक्ष्मता तक ये कोण को माप सकता है। ठीक है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो 2 स्केल के अंतर पर कार्य करता है, 2 स्केलों के अंतर पर कार्य करता है, सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका जो मेन स्केल होता है ना, उस पे 360 डिग्री बराबर भागों में बटा होता है, यानी कि एक भाग का मान कितना हो जाएगा, 1 डिग्री। ठीक है, और यह डायल पर बना होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जो इसमें ब्लेड यूज होता है ना, वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर में जो ब्लेड यूज होता है ना, वो 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री पर बेबल हो सकते हैं। तो अगर 45 आता है तो भी आंसर में लगा सकते हो, जो अगर 60 आता है तो भी लगा सकते हो, अगर दोनों आता है तो बहुत लगा देना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे इस पे ऑप्शन की, तो वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर का कहाँ यूज करेंगे, तो कोण को परिशुद्ध मापने में, यानी प्रिसीजन मेजरमेंट ऑफ टेपर एंगल, यानी टेपर कोण का परिशुद्ध मापन करने के लिए इसका यूज करेंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कहाँ से, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, कहाँ से, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वह क्षमता जिसके द्वारा एक मापने वाले उपकरण को उसके द्वारा मापी जा रही मात्रा में छोटे अंतर का पता लग सकता है, उसे कहा जाता है द एबिलिटी बाय व्हिच ए मेजरिंग डिवाइस कैन डिटेक्ट स्मॉल डिफरेंस इन द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड बाय इट इज कॉल्ड इट्स, क्या बोलते हैं उसे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेंसिटिविटी हो जाएगा। सेंसिटिविटी की ये डिफिनेशन होती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ट्रेमल का यूज कहाँ करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रेमल। ट्रेमल का यूज कहाँ करेंगे, क्या एक बड़े वृत्त बनाने में, क्या सीधा लाइन खींचने में, क्या ढेर सारी लाइनें खोदना हो तो यूज करोगे, क्या 2 मैटिंग सरफेस के बीच का अंतराल की जांच करना हो तो क्या करोगे, नहीं, इसके लिए तो फिलर गेज का यूज करोगे। ठीक है, तो ये चीज तो आपको पता होगा। तो बात आती है कि ट्रेमल का उपयोग कहाँ करते हैं, तो ट्रेमल का उपयोग बड़े वृत्त बनाने में करते हैं। किसमें, बड़े वृत्त बनाने में। किस चैप्टर से, मार्किंग चैप्टर से। ये चीज ध्यान रखिएगा, किस चैप्टर से, मार्किंग चैप्टर से। चाप कहाँ तक लगा सकता है, 200 mm से 1800 mm तक चाप खींच सकता है। ठीक है, तो चीज ध्यान रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन की है कि स्टील रूल के बारे में कौन सा कथन सही है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए स्टील रूल। क्या मार्किंग इंस्ट्रूमेंट है, क्या प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, क्या चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, क्या डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टील रूल के बारे में कौन सा कथन सही है, तो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट तो होगा नहीं, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट तो हो सकता है कहीं चेक करने के लिए काम आता है। ठीक है, मार्किंग इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं। ठीक है, तो इसमें और इसमें डाउट है, लेकिन क्या है, इसमें देखिए डायरेक्ट रीडिंग बोल रहा है, नहीं प्रत्यक्ष मापी, तो डायरेक्ट रीडिंग की बात कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात हो। वैसे भी स्टील रूल के बारे में अभी आपको क्लियर कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, तो ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग मैचिंग टेपर के अंतिम फिट की जांच के लिए होता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू चेक द फाइनल ऑफ द मैचिंग टेपर्स। यानी कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग मैचिंग टेपर के अंतिम फिट की जांच के लिए होता है, क्या लेआउट डाई का यूज करते हैं, पर्सियन ब्लू का यूज करते हैं, या फिर पेनिट्रेटिंग डाई का यूज करते हैं, या फिर लैपिंग कंपाउंड का यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पेनिट्रेटिंग डाई का यूज करते हैं। ठीक है, अंतिम यानी अंतिम फिट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चेक करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील का मुख्य मिनरल जो मेन अलाइंग एलिमेंट है, जो स्टेनलेस स्टील का मेन अलाइंग एलिमेंट है, वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्यों रखा हूँ आपको पता होगा, क्योंकि अभी कंफ्यूजन था ना आप लोगों को, तो अब इसके बारे में बात करेंगे।
अब ये क्वेश्चन कहाँ से, ये मेटल चैप्टर से क्वेश्चन है, लेकिन ये स्टील रूल वगैरह से टॉपिक था इसलिए इसको उठा लिया गया है। इसमें होता क्या है, इसमें जो क्रोमियम होता है और जो निकिल होता है उसमें क्रोमियम 18% और निकिल 8% होता है। इसे निकल क्रोमियम स्टील इसे ही बोलते हैं। कंफर्म कर लीजिए, आज ही लिख लीजिए पॉइंट पे कि निकल क्रोमियम स्टील को ही स्टेनलेस स्टील बोलते हैं, ठीक है। तो कभी भी कंफ्यूज मत रहना। कार्बन, इसमें कार्बन परसेंटेज होती है 0.2%, ठीक है। यह चुंबकीय होता है, जंग रोधी होता है, हार्ड नहीं कर सकते, इसे हार्ड नहीं कर सकते। इसका यूज कहाँ करते हैं, स्टील रूल में, ऑटोमोबाइल पार्ट्स में, चाकू में या फिर प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट बनाने में, ठीक है। तो चीज ध्यान रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। समांतर रेखाएं खींचने के लिए निम्न से किस उपकरण का यूज करोगे? व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर ड्राई पैरेलल लाइन? क्या ट्रेमल का यूज करोगे, डिवाइडर का, यूनिवर्सल सरफेस गेज का? तो इसमें जो राइट आंसर इसका हो जाएगा जो यूनिवर्सल सरफेस गेज हो जाएगा। यूनिवर्सल सरफेस गेज का यूज कहाँ करते हैं, समांतर लाइन खींचने के लिए। अब बात करेंगे सबसे पहले सरफेस गेज की। तो जो सरफेस गेज होता है उसका अदर नेम होता है मार्किंग ब्लॉक। क्या नाम होता है, मार्किंग ब्लॉक। यूज कहाँ करते हैं, समांतर लाइन खींचने में। मशीन स्पिंडल के जो कॉन्सेंट्रिक होता है ना उसमें जॉब को सेट करने के लिए भी यूज करते हैं। बेस में एक गाइड पिन लगी होती है जिसकी हेल्प से डाटा मेज की समांतर लाइनें खींची जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड सरफेस प्लेट सरफेस गेज और एक होता है यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो अभी यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यूनिवर्सल सरफेस गेज की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। धातु के चिप्स का उपयोग कैसे करें? हाउ टू मेक यूज ऑफ मेटल चिप्स, यानी कि कोई भी धातु चिप्स से, मान लीजिए लेथ में कोई भी ऑपरेशन हो रहा है उसके बाद जो चिप्स निकलते हैं उसका यूज कैसे करोगे? तो उसका रिसाइक्लिंग प्रोसेस के माध्यम से होता है। रिसाइक्लिंग प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले चिप्स को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसे पिघलाएंगे, उसके बाद पिघला के किसी शेप में डाल देंगे और एक शेप फिर से नया बना देंगे। समझ में आ गया? तो इसे क्या बोलते हैं कि रिसाइकलिंग प्रोसेस बोलते हैं, यानी एक रिसाइकिल होता है ना, एक प्रोसेस फिर से बनाया जाता है, ठीक है। तो इसे रिसाइकलिंग प्रोसेस के माध्यम से धातु चिप्स का उपयोग किया जाता है। ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 5S अवधारणा में कार्यस्थल की साफ सफाई और स्वच्छता किस शब्द को इंगित करता है? Which term indicate the neatness and cleanness of the workplace in the 5S concept? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 5S कॉन्सेप्ट है ये आपके एग्जाम लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी किस यस के बारे में क्वेश्चन आ जाए हमें नहीं पता, तो ये चीज अच्छे से समझेंगे, एक फिगर के साथ समझेंगे, फिगर लगाएंगे तो उससे आपको बेहतरीन से समझ में आ जाएगा। फिगर से क्या होता है कि जो चीजें आप एक बार देख लेते हो वो चीजें याद हो जाती हैं, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाती है, तो वही करना है। तो सबसे पहले लगाएंगे 5S कॉन्सेप्ट पे एक फिगर और उसके माध्यम से आपको समझाएंगे कि 5S का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं आपके सामने फिगर। तो फ्रेंड्स फिगर आपके सामने खुल चुकी है, इसमें 5 एस के बारे में जिक्र किया गया है। तो इस फिगर के साथ समझेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले जान लीजिए कि 5S है क्या। तो 5S एक जापानी शब्द है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका उद्देश्य क्या है, ये काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो जो इसका उद्देश्य है ना वो वेस्टेज को कम करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होता है, वेस्टेज को कम करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले 5S के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो पहले सबसे पहले पहला एस आता है। तो पहला एस होता क्या है, तो पहला है जापानी में इसे बोलते हैं सीरी के नाम से, सीरे के नाम से जानते हैं, और अपने यहाँ की लैंग्वेज में बोलते हैं सॉर्टिंग। क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग। इसका दूसरा नेम भी है जिसे बोलते हैं रेड टैगिंग के नाम से। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है छांटना, छटनी एक प्रकार से कहते हैं, मतलब अनावश्यक वस्तुओं को छांट देना और उन्हें फेंक देना। यानी जो भी आपके वर्कशॉप में अनावश्यक वस्तुएं हैं जिनका कोई यूज नहीं है उसको हटा देना, डस्टबिन में डाल देना, उसको फेंक देना, इसका यही मतलब होता है। तो फ्रेंड्स अब बारी आती है सेकंड एस की। सेकंड एस का मतलब क्या होता है, तो जापानी में इसका मतलब होता है सीट ऑन और अपने यहाँ के लैंग्वेज में बोलते हैं सेट इन ऑर्डर। ध्यान से सुन लीजिए, जापानी में बोलते हैं सीट ऑन और अपने यहाँ के लैंग्वेज में बोलते हैं सेट इन ऑर्डर। हिंदी में कह सकते हो सुसज्जित व्यवस्था या फिर क्रम निर्धारण। यानी कि जो भी वस्तुएं अपने वर्कशॉप में है प्रत्येक वस्तु के लिए एक जगह निश्चित होना चाहिए और वह वस्तु अपने ही जगह पे रखी जाना चाहिए। जैसे कि जहां पे कटिंग टूल है वहां पे कटिंग टूल को ही रखना चाहिए, मेजरिंग टूल को वहां पे नहीं रखना है। जिस मशीन के लिए जो जगह निर्धारित की गई है उस मशीन को वहां पे रखना है। जैसा कि फिगर में देख सकते हो, एक व्यक्ति कुछ माइक्रोमीटर को ऊपर रख रहा है और रिंचेस वगैरह उन्हें इस वाले लाइन में रख रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ रिंचेस ही रखे हैं। नीचे वाले टेबल में देखिए तो यहाँ पे कुछ प्लेटें रखे हुए हैं, तो उनको उसी के स्थान पे रख रहा है और वही रख रहा है सिर्फ प्लेटें ही। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे अगले एस की। अगले एस का मतलब होता है
यानी तीसरे इसका जापानी में मतलब होता है सीसो, जापानी में मतलब होता है सीसो, और अपने यहाँ के लैंग्वेज में बोलते हैं साइन, यानी सीधा सीधा मतलब है कि सफाई, स्वच्छता और चमकाना, साफ सफाई से इसका मतलब होता है, यानी कि वर्कशॉप को बिल्कुल क्लीन रखना है, एकदम स्वच्छ बना के रखना है, जितने भी मशीनें हैं काम करने के बाद उनको स्वच्छ कर देना है। तो तीसरे इसका मतलब कहां से होता है, साफ सफाई से। चौथे इसकी बात करेंगे तो चौथे यस को जापानी में बोलते हैं सीकेट्सु, क्या बोलते हैं, सीकेट्सु, और अपने यहाँ के लैंग्वेज में बोलते हैं, अपने यहाँ के लैंग्वेज में बोलते हैं स्टैंडर्डाइजिंग, मतलब जो भी वस्तुएं हैं, जो भी टूल है, वो सब एक स्टैंडर्ड में होना चाहिए, एक मानक होना चाहिए, एक प्रमाणीकरण होना चाहिए, यानी आईएसओ प्रमाणित होना चाहिए, यानी कि लोकल सामान को हमें नहीं रखना, जो भी सामान होंगे वो एक लेवल के होने चाहिए। इसका मतलब ये होता है, देख लीजिए यहाँ पे कुछ वस्तुएं थी जो लोकल थी, जो लेवल नहीं थी, जो आईएसओ पारित नहीं थी, उन्हें यहाँ पे रिजेक्ट कर दे रहा है, और जो वस्तुएं स्टैंडर्ड थी, जो वस्तुएं पारित है, उन्हें अपने पास रख रहा है। जैसे कि वर्कशॉप में इंस्पेक्शन होता है, तो जो वस्तुएं बेकार की होती हैं या फिर जो वस्तुएं आईएसओ पारित नहीं होती, उन्हें वर्कशॉप से हटा दिया जाता है। तो इसका मतलब यही होता है। अब 5 का मतलब यानी 5वें का क्या मतलब होता है, सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि स्व अनुशासन। जापानी में 5वें का मतलब होता है सेट्सुक, और अपने यहाँ के लैंग्वेज में सेल्फ डिसिप्लिन, जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब कि स्व अनुशासन, यानी कि वर्कशॉप में कभी भी अनुशासन को तोड़ना नहीं, अनुशासन बना के रखना है। तो ये थी 5S के बारे में। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। आपको समझ में आता है तो कमेंट जरूर करना कि सर हमें समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक कचरा बिनने के लिए कलर कोड क्या है, यानी व्हाट इज द कलर कोड फॉर प्लास्टिक वेस्ट बिन। यानी कि अगर मान लीजिए वर्कशॉप में आप हो और वहां पे कोई प्लास्टिक कचरा आपके पास आता है, तो वहां पे 4 कलर के बॉक्स रखे हुए हैं, एक रेड कलर का है, एक ब्लू कलर का है, ग्रीन कलर का है, येलो कलर का है। तो किस कलर कोड में आप, यानी किस कलर वाले डस्टबिन में आप प्लास्टिक वाले वेस्टेज को डालोगे, तो इसके बारे में डिटेल से समझेंगे, एक फिगर लगाएंगे और उससे समझा देंगे 1 मिनट में। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं फिगर। तो फ्रेंड्स फिगर आपके सामने खुल चुकी है। 4 कलर कोड है, तो इसमें समझेंगे कौन किसके लिए। तो सबसे पहले ग्रीन है, तो ग्रीन वाला ग्लास के लिए होता है। सेकंड नंबर पे ब्लू है, यानी नीला वाला, तो नीला वाला पेपर के लिए होता है, यानी कि जो पेपर वगैरह होते हैं उनके लिए। और तीसरे नंबर पे है येलो वाला, यानी पीला वाला, तो ये किसके लिए होता है, ये प्लास्टिक के लिए होता है। और चौथे नंबर पे है लाल वाला डस्टबिन, तो ये किसके लिए होता है, ये मेटल के लिए होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी। अब क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन क्या था कि प्लास्टिक कचरा बिनने के लिए कलर कोड क्या है, यानी व्हाट इज द, यानी जो प्लास्टिक का कचरा उसके लिए कौन सा यूज करोगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि येलो वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि टूल मेकर के फ्लैट्स का आकार क्या होता है, व्हाट इज द शेप ऑफ द टूल मेकर फ्लैट्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले टूल मेकर फ्लैट्स होता क्या है इसके बारे में समझेंगे, उसके बाद इसके आकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो लगाते हैं फिगर के बिना हमको इस क्वेश्चन समझाते नहीं, तो इसीलिए लगाएंगे फिगर। तो फ्रेंड्स टूल मेकर फ्लैट्स आपके सामने आ चुकी है। तो जैसा कि कुछ दिखाई दे रहा होगा, तो इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका हाई प्रिसीजन मेजरमेंट में करते हैं, जहां पे बहुत सूक्ष्म मेजरमेंट करना होता है, वहां पे भी इसका काम कहाँ होता है, वर्कशॉप में होता है। जैसे कि सरफेस प्लेट वर्क करता है, ऐसे ये भी वर्क करता है, बस इसको टूल मेकर फ्लैट्स बोलते हैं, उसे सरफेस प्लेट बोलते हैं। इसका आकार क्या है, इसका एक सर्कुलर आकार है। क्या आकार है, सर्कुलर में बना हुआ है। ठीक है, वे ध्यान रखिए, देख लीजिए आराम से और अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, यानी ये साइज में सरफेस प्लेट से साइज में थोड़ा छोटा होता है, बस टूल मेकर फ्लैट से वर्कशॉप में आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो बात करेंगे क्वेश्चन की, समझ में आ गया होगा बिल्कुल। क्वेश्चन था कि टूल मेकर फ्लैट्स के आकार क्या होता है, मतलब आकार क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ए नंबर, यानी कि सर्कुलर होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू, यानी कोई वैल्यू मापी गई है, तो उसके क्लोजनेस अगर वो वैल्यू है, ए सर्टेन क्वांटिटी विद इट इज ट्रू वैल्यू इज नोन है, यानी कि कोई एक रियल वैल्यू है, मान लीजिए 10 किलो कोई वेट, रियल वेट है, तो उसके अगर आप मापते हो और उसके क्लोज में माप लेते हो, मान लीजिए कि आपका वेट, रियल वेट 10 किलो है और आप माप लेते हो 9.9 किलोग्राम, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो एक्यूरेसी कहलाएगा। जैसा कि मैंने आपको फिगर में समझा दिया था कि एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी वो होती है जो क्लोजनेस में मापी जाती है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। अभी एक बार फिगर दिखा देता हूं जिससे क्लियर हो जाए। तो इस फिगर में आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था कि यहाँ पे हाई एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी क्यों है यहाँ पे, क्योंकि जो मैंने मेन टारगेट दिया था उस टारगेट के नजदीक लगा है जाके तीर। प्रिसीजन से मतलब यहाँ पे नहीं है, सिर्फ मुझे एक्यूरेसी से मतलब है, तो हाई एक्यूरेसी यहाँ पे हो जाता है। अभी यहाँ पे देख लीजिए लो एक्यूरेसी है, क्योंकि जो मैंने टारगेट दिया था उसके पास नहीं है। तो क्लोजनेस की बात हो रही है, ट्रू वैल्यू की, यानी जो भी
असली माप दिया गया उसके नजदीक अगर वैल्यू कोई भी इंस्ट्रूमेंट है कोई भी माप लेता है नजदीक यानी ज्यादा नजदीक तो उसे क्या बोलेंगे एक्यूरेसी बोलेंगे, और अगर एग्जैक्ट मापता है तो प्रिसीजन बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग टर्म्स एस इज आर एसोसिएटेड विद मेजरिंग डिवाइसेस, निम्नलिखित शब्दों को मापने के उपकरण के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात और, अगर आप मान लीजिए जो एक्यूरेसी है, अगर वो एक्यूरेसी अगर उसमें कोई एरर आ जाता है यानी कि वो एक्यूरेसी में माप नहीं लेता है तो उसको बोलेंगे हिस्टेरिसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हिस्टेरिसिस बोलेंगे। ये चीज ध्यान रखिए, यानी एक्यूरेसी का जस्ट विपरीत बोल सकते हो हिस्टेरिसिस। ठीक है, तो चीज ध्यान रखिएगा। ओके, तो बात करेंगे द फॉलोइंग टर्म्स इज आर एसोसिएटेड विद मेजर्ड डिवाइसेस। ये जो क्वेश्चन है ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आने की संभावना होती है। इसरो वगैरह के एग्जाम में रख दिया जाता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है। ये डिप्लोमा लेवल का क्वेश्चन है लेकिन हाई लेवल का है। तो इसका मतलब है कि जो मेजरिंग डिवाइसेस होती है उनके साथ कौन सा शब्द जुड़ा होता है, तो उनके साथ सेंसिटिविटी भी जुड़ा होता है और डैम्पिंग भी जुड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोमीटर में कुल त्रुटि क्या होती है, यानी व्हाट इज द टोटल एरर इन माइक्रोमीटर। क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलें। ठीक है, यानी कि माइक्रोमीटर में कुल त्रुटि होती क्या है। माइक्रोमीटर में बहुत सारी त्रुटि होती है, 10-12 प्रकार की त्रुटियां होती है, लेकिन कुल त्रुटि की बात की गई है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, समझाएंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। माइक्रोमीटर में काफी सारे एरर होते हैं, जैसे कि जीरो एरर, रैंडम एरर, टेम्परेचर एरर, ऑब्जर्वेशन एरर। तो इन सबको अगर ऐड किया जाए यानी कि एक टोटल फार्मूला बनता है, उसे क्या बोलते हैं? कम्युलेटिव एरर। यानी टोटल एरर को क्या बोलते हैं? कम्युलेटिव एरर। यानी मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट ऑफ द कम्युलेटिव एरर। एक फार्मूला होता है, उसके हिसाब से जैसे कि कई सारे एरर आ गए, जैसे कि मान लीजिए संपर्क कॉन्टैक्ट एरर आ गए, तो इन सबको अगर कलेक्ट किया जाए ना, एक साथ कलेक्ट किया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? कम्युलेटिव एरर। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनेट ऑफ कम्युलेटिव एरर। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो कमेंट कीजिए, अगले पार्ट में जरूर इसका सॉल्यूशन आपको बेहतरीन तरीके से समझा देंगे, या फिर टेलीग्राम पे भी अच्छे से बता देंगे, वहां पे भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन है कि मास्टर हाइट गेज इज नॉट यूज्ड टू मेजर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग लगा के थोड़ा सोचना पड़ेगा। मापने के लिए जो मास्टर हाइट गेज का उपयोग नहीं किया जाता है, यानी कहां नहीं किया जाता है। देखिए यहाँ पे हाइट गेज की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे मास्टर हाइट गेज की बात की जा रही है, यानी कि मास्टर नाम आ गया ना तो कुछ तो मास्टर होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या कंसेंट्रिसिटी क्या जांच करता है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि होल लोकेशन भी चेक कर सकता है, ग्रुप विड्थ भी चेक कर सकता है, पिचेस भी चेक कर सकता है, लेकिन ये कंसेंट्रिसिटी कभी भी नहीं चेक करेगा। अब कैसे चेक करेंगे? बिल्कुल होल लोकेशन से बात करेंगे। कैसे बात करेंगे? मान लीजिए कोई एक सरफेस प्लेट है, उसके ऊपर एक एंगल प्लेट रखा हुआ है, ठीक है, कोई जॉब रखा हुआ और आप मास्टर हाइट गेज को ले गए, और मान लीजिए ऊपर वाला पॉइंट यहाँ पे और नीचे वाला पॉइंट यहाँ पे। 1 मिनट आपको फिगर के साथ दिखाते। ओके फ्रेंड्स, तो एक फिगर मैंने बना दिया। मान लीजिए आपका जॉब है। अब आपने क्या किया, इसके यहाँ पे सबसे नीचे वाले पॉइंट पे वर्नियर हाइट गेज के स्क्राइबर को सेट किया। यहाँ से आप सेट करके उसके बाद वर्नियर हाइट गेज को उठा रहे हो, यानी उसके स्क्राइबर को उठा रहे हो। तो बार बार उठा रहे हो, तो कुछ ऐसे पॉइंट हो गए जहां पे वो टच करेगा, और कुछ ऐसे पॉइंट हो गए जहां पे उसके स्क्राइबर और जॉब के बीच में गैप हो जाएगा। तो ये क्या जांचता है? ये होल लोकेशन इसे बोलते हैं। ठीक है, ये होल लोकेशन चेक कर लेता है। ठीक है, एक बात तो ये हो गया। पिचेस, मान लीजिए कोई दांता है तो उसके बीच में बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का है। पिचेस की बात की जाए तो बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का, ये आपके आईटीआई बेसिस का नहीं है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड है, तो ये चीज ध्यान रखिए। लेकिन पिचेस की बीचों की दूरी यानी पिच माप सकता है। कोई 2 दांत है तो उसके बीच में गैप माप सकता है आराम से। अब बात करें ग्रुप विड्थ की, तो ग्रुप विड्थ भी माप सकता है। मान लीजिए ये कोई ग्रुप है तो यहाँ पे आराम से इसकी विड्थ को माप सकता है, यानी चौड़ाई को माप सकता है। यहां से टच करा के यहाँ पे दोनों के बीच की चौड़ाई आराम से माप सकता है, लेकिन कंसेंट्रिसिटी कभी भी नहीं माप सकता। कंसेंट्रिसिटी यानी संकेंद्रता कभी भी नहीं चेक कर सकता। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। जी ध्यान रखिएगा, समझोगे तभी समझ में आएगा, रटोगे चीजें तो कभी भी नहीं समझ सकते। अब इन चीजों को आप रट के कभी भी याद नहीं कर सकते। अगर समझ जाओगे तो बेहतरीन तरीके से कभी नहीं बोलोगे। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील से बने वर्नियर हाइट गेज जबड़ों को मापने की कठोरता क्या होती है? व्हाट इज द हार्डनेस ऑफ मेजरिंग फेसेज ऑफ वर्नियर हाइट गेज मेड अप स्टेनलेस स्टील। यानी कि कोई वर्नियर हाइट गेज है और उसका जो स्क्राइबर होता है, जो मेजरिंग फेसेस होता है ना, वो किस यानी उसकी जो कठोरता होती है ना, वो कितना हार्ड होता है, यानी कि कितना हार्डनेस उसकी होती है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अभी बताया था कि 650 HB तक होता है। पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ या फिर बता रहा हूं, अभी क्लियर कर लीजिए। कितना होता है? 650 HB होता है, या फिर 700 एंड 650 भी कह सकते हो। 700 और 650 के बीच में होता है। बात करेंगे वर्नियर हाइट गेज में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ वर्नियर हाइट गेज के बारे में।
अब बात आती है वर्नियर हाइट गेज की। सबसे पहले बात आती है वर्नियर हाइट गेज की। तो वर्नियर हाइट गेज बना किसका होता है? निकिल, क्रोमियम स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील कह सकते हो, या फिर हाई क्वालिटी स्टील भी कह सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे इसका यूज कहां करते हैं। तो प्रसिद्ध मार्किंग के लिए, यानी बहुत ही प्रिसीजन मार्किंग के लिए करते हैं। अब इसका यानी कि इसका यूज किस पर करते हैं? तो सरफेस प्लेट पर करते हैं, या फिर टूल मेकर्स प्लेट पर भी कर सकते हो, ठीक है। एंगल प्लेट के साथ में करते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं, सेम बिल्कुल मेन स्केल पे मेन डिवीजन बने होते हैं, वर्नियर स्केल पे वर्नियर डिवीजन होते हैं। फाइन एडजस्टमेंट का आपको वर्क पता ही होगा कि फाइन एडजस्टमेंट करने के लिए बेस की बात करेंगे तो बेस और जो ये मेजरिंग फेस है ना, इन दोनों की हार्डनेस सेम होती है, यानी 700 से 650 HB तक होती है, ठीक है। तो इतना बात ध्यान रखिएगा। बात करेंगे कि इसकी लिस्ट काउंट की। तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.02 mm मीट्रिक में होता है, और ब्रिटिश में होता है 0.001 इंच, यानी सेम वर्नियर कैलिपर के जैसा होता है, ठीक है। तो चीज ध्यान रखिएगा। इसका जो बेस होता है वो लैपिंग किया होता है, ठीक है। डेटम सतह प्रदान करता है, यानी बिल्कुल डेटम होता है, ठीक है। लेकिन हार्डनेस कितनी होती है? 700 से 650। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चीज ध्यान रखिएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आता है कि जो वर्नियर हाइट गेज होता है इसका स्पेसिफिकेशन कैसे क्या आता है। तो बीम की लंबाई से इसका स्पेसिफिकेशन किया जाता है। आमतौर पर ये 300 mm की लंबाई में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ओके। और यहाँ पे एक बात करते हैं कि जो इसका जो स्क्राइबर होता है, इसमें दो प्रकार के स्क्राइबर लगे होते हैं, एक स्ट्रेट स्क्राइबर लगा होता है और एक बेंट स्क्राइबर, यानी कि ऑफसेट स्क्राइबर लगा होता है। सॉरी, बेंट मत कहिएगा, ऑफसेट ही कहिएगा, ठीक है। तो ऑफसेट का जो जीरो एरर होता है वो बिल्कुल जीरो पे होता है, यानी जब यहाँ पे ये वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का जीरो लाइन जब मिलेंगे तो ये बिल्कुल डेटम पे मिल जाएगा। लेकिन जो स्ट्रेट स्क्राइबर होता है उसके साथ ऐसा नहीं होता, उसके साथ एक 30 mm का ब्लॉक आता है। उस 30 mm को जब बेस के साथ लगाओगे, यानी सरफेस प्लेट पर रखोगे, तब उसका जीरो एरर मिलेगा, यानी कि सॉरी जीरो एरर की बात। अब मान लीजिए यहाँ पे इसका जो जीरो है ना, इसका यानी वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का जब जीरो मिलेंगे तो वो 30 mm पे रहेगा, लेकिन इसका बिल्कुल जीरो पे ही रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जीरो एरर चेक करने के लिए उसमें जरूरत पड़ती है एक ब्लॉक की जो 30 mm का होता है, इसमें जरूरत नहीं पड़ती। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि त्रिकोण प्रभाव की जांच के लिए वी ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। व्हिच वी ब्लॉक इज यूज्ड फॉर चेकिंग ट्रायंगल इफेक्ट। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ट्रायंगल इफेक्ट के लिए जो वी ब्लॉक यूज किया जाता है वो वी ब्लॉक 120 यानी 120 डिग्री के साथ बना होना चाहिए। उसका एंगल जो होना चाहिए वो 120 डिग्री का होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ये होगा। और जो 90 होता है वो जनरल पर्पज के लिए यूज होता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, बी ब्लॉक का असर क्षेत्र क्या है। व्हाट इज द बेयरिंग एरिया ऑफ बी ब्लॉक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी मैंने आपको बताया था, पिछले क्वेश्चन में क्लियर किया था कि कितना होता है इसका, यानी कि असर क्षेत्र यानी कॉन्टेक्ट यानी कि बेयरिंग एरिया कितना होता है। तो ये 20% होता है, या फिर इससे अबव भी थोड़ा बहुत हो सकता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कितना होता है। अब इसके बारे में मैंने पिछले क्वेश्चन में डिटेल का मतलब समझा दिया है। तो बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अब अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोमीटर के एनबिल और स्पेंडल के मेजरिंग फेसेस की कठोरता कितनी होती है। व्हाट इज द हार्डनेस ऑफ मेजरिंग फेसेस ऑफ एनबिल एंड स्पिंडल ऑफ माइक्रोमीटर। क्वेश्चन कैसे किस लेवल के हैं, आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके हमें जरूर बताना। बहुत ही मेहनत करना पड़ता है इस क्वेश्चन को सेटअप करने में, क्वेश्चन को ढूंढने में और एक्सप्लेनेशन करने में। तो आपके लिए ही सब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कमेंट करके जरूर बताना एक बार। और लाइक तो बनता है, तो वीडियो को जरूर लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलना। और सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर नए हो, आपके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर बात की जा रही जो माइक्रोमीटर का एनबिल है यानी ये, और जो स्पिंडल है जो इसके मेजरिंग फेसेस है उसकी हार्डनेस कितनी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो हार्डनेस होती है वो 800 HB या फिर 62 HRC होती है, यानी 62 HRC होती है। और इसकी जो टिप होती है ना, इस पे क्या होता है, टंगस्टन कार्बाइड की टिप लगी होती है। तो ये ध्यान रखिएगा। और माइक्रोमीटर के बारे में तो फिलहाल बता चुके हैं, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि एक उच्च परिशुद्धता सतह प्लेट में शीर्ष की न्यूनतम मोटाई क्या है। व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ टॉप इन ए हाई प्रिसीजन सरफेस प्लेट। अब बात आ गई सरफेस प्लेट की, तो सबसे पहले सरफेस प्लेट के बारे में समझेंगे, उसके बाद इसकी थिकनेस के बारे में समझेंगे। इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, इसरो के एग्जाम में आ सकता है। तो ये ध्यान रखिए। ये ऐसे क्वेश्चन है जो 2, 3, 4 ये जो 20 यानी 22 के बाद ऐसे क्वेश्चन है जो काफी यानी प्रत्येक तो रिपीट नहीं होंगे, लेकिन इसमें से 1-2 तो कंफर्म है, 100% मैं कह सकता हूँ रिपीट होंगे। और ये क्वेश्चन सभी लोग नहीं कर पाते हैं। जो लोग इस क्लास को देख रहे होंगे वो कर ले जाएंगे, गारंटी है, पूरी गारंटी है मेरी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले सरफेस प्लेट किस मेटल की बनी होती है, तो क्लोज्ड ग्रेन्ड कास्ट आयरन की बनी होती है। इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज समतलता चेक करने के लिए, मार्किंग करने के लिए और डेटम सतह प्रदान करने के लिए होता है। यानी आपको ट्राई स्क्वायर जो देखा होगा ना, उसको भी अगर चेक करना है तो सरफेस प्लेट की सहायता ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए। अब जो
ये मटेरियल के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है कास्ट आयरन सरफेस प्लेट, उसके बाद आता है ग्रेनाइट सरफेस प्लेट और उसके बाद आता है ग्लास सरफेस प्लेट। ठीक है, तो तीनों के बारे में जानेंगे। ये क्वेश्चन मार्किंग टूल से, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जो कास्ट आयरन सरफेस प्लेट होता है उसका यूज कहां करते हैं, तो जनरल वर्क के लिए यूज करते हैं, मार्किंग के समय बी ब्लॉक को सपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं और एंगल प्लेट को सहारा देने के लिए यूज करते हैं। सरफेस प्लेट और जो सरफेस प्लेट की परिशुद्धता होती है यानी जो एक्यूरेसी यानी जो प्रिसीजन उसका चेक करते हैं, वो किससे चेक करते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर से चेक करते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ भी चुका है कि सरफेस प्लेट की यानी एक्यूरेसी किससे चेक की जाती है, तो डायल टेस्ट इंडिकेटर से चेक की जाती है। जो कास्ट आयरन सरफेस प्लेट होता है उसमें 2 प्रकार के, एक ए प्रकार का होता है, एक बी प्रकार का होता है। तो जो ए वाले की एक्यूरेसी होती है वो 0.005 mm और जो बी वाली एक्यूरेसी होती है उसकी होती है 0.02 mm। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब ग्रेनाइट की बात करेंगे तो वो परिशुद्ध यानी कि परिशुद्ध कार्य के लिए यानी कि बहुत ही प्रिसीजन कार्य के लिए यूज होता है और टूल रूम में यूज होता है, वो वर्कशॉप में यूज नहीं होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जो ग्रेनाइट वाली सरफेस प्लेट होती है उसमें ऊष्मा और टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल एक्यूरेट होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे अगले की जो कि है ग्लास सरफेस प्लेट। ये भी 2 प्रकार का होता है, ए प्रकार का और बी प्रकार का। जो ए प्रकार की एक्यूरेसी होती है उसकी होती है 0.004 mm और जो बी की एक्यूरेसी होती है वो होती है 0.008 mm। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। इसका यूज कहां करते हैं, हल्के यानी कि कोई स्मॉल वर्क कोई हल्का वर्क हो उसके लिए परिशुद्ध हो, लेकिन करेंगे तो सिर्फ प्रिसीजन वर्क में करेंगे। ठीक है, वर्कशॉप में जो आपकी वर्कशॉप में यूज होती है वो कास्ट आयरन वाली सरफेस प्लेट होती है। कभी कभी ग्रेनाइट वाला भी देखा होगा लेकिन ग्लास वाला बहुत कम ही देखा होगा। अब जो ग्लास वाली सरफेस प्लेट होती है वो हवा मुक्त होती है तथा जंग रहित होती है, यानी इस पे कभी भी जंग नहीं लगेगा। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी, ये क्वेश्चन था ना, ये कहां था, तो यानी एक जो सरफेस प्लेट यानी जो प्रिसीजन सरफेस प्लेट होती है उसकी जो डायमीटर उसकी जो थिकनेस होती है वो किस हिसाब से होती है, चारों अवेलेबल होती है, यानी कि ये चारों अवेलेबल होती है। लेकिन यहाँ पे बात की गई है मिनिमम थिकनेस की। किसकी बात की है, मिनिमम थिकनेस। तो जो मिनिमम थिकनेस वाली सरफेस प्लेट होगी उसकी थिकनेस होगी 20 mm, यानी 20 mm और किसके लिए, यानी कि 250 mm डायमीटर के हिसाब से। ठीक है, और अगर इसी को बढ़ा दिया जाए 25 mm यानी कि उससे ज्यादा, तो यानी कि 25 mm मोटाई किसके लिए होगी, 250 mm। यानी यहाँ पे अभी बात किया गया था कि अगर 250 mm डायमीटर की कोई सरफेस प्लेट है तो उसकी थिकनेस कितनी होगी, 20 mm। अगर यहाँ पे बात की जाए 300 mm डायमीटर की सरफेस प्लेट है तो उसकी थिकनेस कितनी होगी, 25 mm। ठीक है, चीज ध्यान रखिए। और अगर बात की जाए कि 350 mm की डायमीटर की कोई सरफेस प्लेट है तो उसकी थिकनेस कितनी होगी, तो वो होगी 30 mm होगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन ए मल्टीपर्पज एंगल प्लेट, यानी कि कोई मल्टीपर्पज एंगल प्लेट है तो उसमें कितने चेहरे होते हैं, कितने फेसेस होते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बात करेंगे एंगल प्लेट की, उसके बारे में, उसके बाद में क्वेश्चन के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। एक चीज और, जो सरफेस प्लेट होती है उसकी साइज जो लिया जाता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई से लिया जाता है, यानी L इंटू बी इंटू एच। और जो एंगल प्लेट होता है इसका भी सेम होता है, L भी एच से लिया जाता है। ठीक है, तो चीज अब एंगल प्लेट बना किसका होता है, तो क्लोज्ड ग्रेन्ड कास्ट आयरन का बना होता है। चीज ध्यान रखिए, 90 डिग्री के कोण पर सहारा देने के लिए होता है। ठीक है, इसमें कुछ स्लॉटेड कटे होते हैं, तो किस लिए होते हैं, नट बोल्ट की सहायता से क्लेम करने के लिए, यानी कि जो जॉब होता है उसे क्लेम करने के लिए नट बोल्ट की सहायता से। ठीक है, तो वो स्लॉट कटे होते हैं और कभी कभी वो वेट भी कम करते हैं। जो एंगल प्लेट में जो स्लॉट कटे होते हैं ना वो वेट भी कम करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, दोनों पर्पज के लिए यूज होता है, नट बोल्ट क्लेम करने के लिए भी और वेट को कम करने के लिए भी। एंगल प्लेट काफी सारे टाइप्स में आते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें बॉक्स एंगल प्लेट। एक बॉक्स एंगल प्लेट होता है, तो उसमें क्या होता है कि चारों तरफ जॉब को पकड़ सकते हो, क्या कर सकते हो, चारों तरफ जॉब को पकड़ सकते हो और भारी कार्यों के लिए यूज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक होता है एडजस्टेबल यानी एडजस्टेबल कभी नहीं बोलेंगे, एडजस्टेबल एंगल प्लेट किस लिए होता है, तो ये यानी कि जिस कोण पे आप चाहो उसे सेट कर सकते हो, किसकी सहायता से, स्विvel प्लेट की सहायता से किसी भी कोण पे सेट कर सकते हो। तो एडजस्टेबल एंगल प्लेट भी सहायता प्रदान करता है किसमें, कोण पे सेट करने में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। यानी अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा जॉब है, कोई टेढ़ा मेढ़ा जॉब है, तो उसके लिए कौन सा एंगल प्लेट यूज करोगे, तो उसके लिए स्लॉटेड एंगल प्लेट यूज करोगे। यानी स्लॉटेड एंगल प्लेट जो होता है उसका यूज कहां करते हैं, टेढ़े मेढ़े जॉब को सहारा देने के लिए। ठीक है, लेकिन जो सॉलिड एंगल प्लेट होता है उससे बड़ा होता है। सॉलिड एंगल प्लेट कहां होता है, वर्कशॉप में सर्वाधिक यूज होता है और छोटे आकार में मिलते हैं, आपने वर्कशॉप में देखा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अब बात करेंगे मल्टीपर्पज एंगल प्लेट, यानी कि मल्टीपर्पज एंगल प्लेट में कितने फेस होते हैं, तो लगभग 10 फेसेस होते हैं, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये मार्किंग टूल से क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के एक्सटिंग्विशर का धुआं खतरनाक होता है, यानी व्हाट काइंड ऑफ फायर स्मोक इज डेंजरस,
यानी कि किस प्रकार के एक्सटिंग्विशर का धुआं खतरनाक होता है, तो इंपॉर्टेंट है। क्या हेलोन का होता है, क्या जेल युक्त वाले का होता है, क्या सूखा पाउडर का होता है, क्या फोम फायर एक्सटिंग्विशर का होता है, ठीक है। तो सबके बारे में डिटेल से समझ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हेलोन है। हेलोन का नाम क्या होता है, सीटीसी। आपको मैंने बता दिया था कि हेलोन को क्या बोलते हैं, सीटीसी बोलते हैं। इसका यूज सभी प्रकार के आग के लिए कर सकते हो, सभी प्रकार के, लेकिन स्पेशली किसके लिए बनाया जाता है, ग्रुप डी के आग के लिए बुझाया जाता है। और ग्रुप डी की आग में कौन कौन सा आता है, मेटल आता है और विद्युत आता है। पिछले क्लास में, पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं। इसमें एक चीज और, इसमें जो होता है, इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोमीथेन होता है, ठीक है। इसका जो वाष्प होता है बहुत ही जहरीला होता है, यानी धुआं खतरनाक होता है, तो उससे बचिएगा, ठीक है। कभी भी यूज करेंगे तो इससे बचिएगा, ठीक है। और तो फिलहाल सबके बारे में बता चुके हैं। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि स्पिरिट लेवल की सुग्राह्यता पर निर्भर करती है, यानी स्पेस किस पर निर्भर करती है, द सेंसिटिविटी ऑफ द स्पिरिट लेवल डिपेंड ऑन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स लगाते हैं आपके सामने स्पिरिट लेवल की फिगर और समझाते हैं। तो ये रही स्पिरिट लेवल की फिगर, ठीक है। तो ये ध्यान से समझ लीजिए। इसमें कुछ बुलबुला टाइप का दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले जानें कि स्पिरिट लेवल का यूज कहां करते हैं। तो डाटम सरफेस को चेक करने के लिए, यानी बेस कोई समतल सतह उसको चेक करने के लिए यूज करेंगे। और एक प्रकार से कह सकते हो किसी को एंगल, यानी कि अगर सरफेस प्लेट कोण में होगी तो ये भी बता देगा। तो एक प्रकार से कोण में चेक करने को भी बोल सकते हो, मतलब एग्जैक्ट कोण नहीं बता सकता, लेकिन ये जरूर बता देगा कि ये सरफेस बिल्कुल डेटम नहीं है, यानी कि बिल्कुल सरफेस प्लेन नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें दिक्कत है, यानी कि कुछ ना कुछ कोण में बनी हुई है, तो ये चीज बता सकता है। और लंबवत सतह को भी चेक कर सकता है, चीज ध्यान रखिए। अब कैसे चेक करेंगे, मान लीजिए आपने सरफेस प्लेट पे इसको रख दिया, सरफेस प्लेट पे आप इसको रख दोगे तो अगर ये जो बीच वाला ना, ये बुलबुला टाइप का है ना, अगर इन दोनों लाइनों के बीच में रहता तो समझ लीजिए बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल एक्यूरेट है सरफेस प्लेट। अगर ये वाला बुलबुला अगर इस बीच में नहीं रहता, कहीं इस साइड में रहता है, इस साइड में रहता है, मतलब झुकाव इस तरफ है, और अगर इस तरफ रहेगा तो झुकाव इसके जस्ट अपोजिट तरफ है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और अगर प्रिसीजन वाला स्पिरिट लेवल है तो उसका यूज कहां करेंगे, मशीन की लेबलिंग के लिए यूज करता है। जो प्रिसीजन होता है ना, उसका हाई अच्छी जगह यूज होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और जो इसकी सेंसिटिविटी होती है उसको कैसे चेक करते हैं, तो ट्यूब का जो कवर होता है ना, उसके वक्र पर निर्भर करता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि स्पिरिट लेवल की सेंसिटिविटी कहां पे चेक होती है, जो बबल ट्यूब की जो वक्रता त्रिज्या होती है ना, उस पर निर्भर करती है, यानी कि ट्यूब के कवर के वक्र पर निर्भर करती है। तो ये चीज ध्यान रखिए। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिलहाल ये मेजरमेंट चैप्टर से है, ठीक है, मापी यंत्र से चैप्टर से है, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि बड़े व्यास की जांच करने के लिए किस यंत्र का उपयोग करेंगे, व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू चेक लार्जर डायमीटर। डायमीटर की बात कर रहा है कोई, डायमीटर तो क्या स्नैप गेज का यूज करोगे, क्या प्लग गेज का यूज करोगे, क्या स्मॉल होल गेज का यूज करोगे, क्या टेलीस्कोपिक गेज का यूज करोगे। आप ही बताइए कि मान लीजिए कोई लार्जर डायमीटर चेक करना है, तो सबसे पहले बात आएगा भाई टेलीस्कोपिक गेज का या स्मॉल होल गेज का। तो बात करेंगे यहाँ पे टेलीस्कोपिक गेज, किसका यूज करोगे, टेलीस्कोपिक गेज का, ठीक है। बात करेंगे पहले टेलीस्कोपिक गेज का, उसके बारे में ऑप्शन के बारे में, ठीक। तो जो टेलीस्कोपिक गेज होता है वो इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल होता है। क्या होता है, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल होता है। जो भी माप लेता है वो बिल्कुल लीनियर में माप लेता है, ठीक है। इसकी जो आकृति होती है वो टी आकार की होती है, चीज ध्यान रखिए। टूल स्टील का बनाया जाता है, ठीक है। इसकी जो रेंज होती है वो 12.7 mm से 152.4 mm तक होती है। 5 साइजों में मिलता है, यानी इन रेंज को 5 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। इसका जो साइज, यानी कि अगर इनडायरेक्ट है, यानी कि जैसे मान लीजिए कैलिपर इनडायरेक्ट था तो उसको चेक करने के लिए स्टील रूल का यूज करते थे। तो अगर ये इनडायरेक्ट है तो इसको चेक करने के लिए किसका यूज करोगे, तो सर्वप्रथम माइक्रोमीटर का, उसके बाद वर्नियर कैलिपर का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे स्मॉल होल गेज का। तो स्मॉल होल गेज का भी यूज करा जाएगा। इसका रेंज होता है वो 3.7 यानी 3.17 mm से 12.7 mm तक होता है, यानी कि जहां से इसकी टेलीस्कोपिक गेज की रेंज शुरुआत होती है वहां पे स्मॉल होल गेज की रेंज खत्म हो जाती है, ठीक है। ध्यान रखिए, ये भी इनडायरेक्ट है, ये भी इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसका भी माइक्रोमीटर पे ही चेक करते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बात करेंगे प्लग गेज की। तो प्लग गेज आखिर किस लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये विभिन्न आकृति में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। इसमें 2 सिरा होता है, एक गो सिरा होता है, एक नो गो सिरा होता है, ठीक है। अब इन दोनों का यूज क्या है समझेंगे आराम से। ये गेज चैप्टर से है, ठीक है, और ये मेजरिंग चैप्टर से, ठीक, मेजरमेंट चैप्टर से, चीज ध्यान रखिए। देखिए जो गेज होता है उसको बोलते हैं कंपैरेटर, भी एक प्रकार से बोलते हैं, यानी प्लग गेज तो कई किसी भी साइज में आप बना सकते हो, लेकिन जो जिस साइज में रहेगा वो उसी डायमीटर को चेक करेगा। अब इसमें 2 सिरा होता है, एक गो सिरा, एक नो गो सिरा। आप कैसे चेक करेंगे, गेज किस लिए बनाया जाता है, गेज बनाया जाता है कि जैसे काम जल्दी हो जाए। मान लीजिए माइक्रोमीटर से आप किसी भी चीज को चेक कर रहे हो, तो बार बार माइक्रोमीटर के सेट करोगे, बार बार रीडिंग लोगे तो उसमें बहुत टाइम जाएगा। और मान लीजिए एक ही साइज, मान लीजिए 30 mm का साइज लेना है, तो एक साइज बना के रख दिया, यानी टेम्पलेट एक गेज बना के रख दिया, और उससे क्या होगा, बार बार उस चीज को उसमें डाला और निकाल लिया, बार बार, यानी कि
एक घंटे में आप हजारों साइजेस चेक कर सकते हो, लेकिन माइक्रोमीटर से आप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए गेज का आविष्कार हुआ था। ठीक है, यानी कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए गेज का यूज किया जाता है, एक प्रकार से कह सकते हो। प्लग गेज की बात है तो इसमें 2 सिरा होता है, एक गो सिरा, एक नो गो सिरा। अगर गो सिरा वाला फिट है तो जॉब सही है, अगर नो गो वाला चला जाता है अंदर तो वो जॉब खराब माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब गो वाला सिरा कैसे पहचानेंगे, कौन सा गो सिरा है कौन सा नो गो सिरा है, कोई टैग नहीं रहता, तो ये चीज ध्यान रखिए। जो लंबा वाला होगा यानी जिस तरफ लंबा साइज होगा, ठीक है, और जो न्यूनतम माप दिखाता है यानी न्यूनतम माप दिखाता है और लंबा साइज का होगा, उसे क्या बोलेंगे, गो वाला सिरा। और जो न्यूनतम माप से बड़ा होगा यानी कि कुछ डायमीटर, यानी कि मान लीजिए एक साइज रहेगा तो एक तरफ डायमीटर ज्यादा रहेगा एक तरफ कम रहेगा, तो कम वाले भाग को क्या बोलेंगे, नो गो, और वो लंबा रहेगा। और बड़े वाले भाग को क्या बोलेंगे, गो सिरा। अगर वो चला गया, सॉरी नो गो, अगर वो चला गया ना तो समझ लो जॉब खराब हो जाएगा। ठीक है, यानी खराब हो गया, तो इसी ध्यान। अब प्लग गेज का यूज कहां करते हैं, तो सुराख को चेक करने में यूज करते हैं। बात आती है स्नैप गेज की, तो ये इसका आकार जो होता है वो सी आकार का होता है। इसका दूसरा नाम भी कैलिपर गेज है। ठीक है, ये भी गेज चैप्टर से। ठीक है, ये जॉब की बाहरी साइज को मापता है, यानी लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी नाप लो। ठीक है, लेकिन ये बाहरी साइज मापता है और ये आंतरिक साइज मापता है, तो चीज ध्यान रखिएगा, दोनों जस्ट विपरीत है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी कि 60 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करना है, यानी कन्वर्ट करना है। 60 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हमने सॉल्व कर लिया है पहले ही, उसको फिगर आपको सामने दिखाते हैं। तो एक फिगर आपके सामने दिख चुकी है। क्या करना है, ये फार्मूला क्या है, टेम्परेचर को मापने का फार्मूला, तो ये मेन फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो ये इस फार्मूले में हमें ज्ञात क्या करना था, हमें सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना था, तो हमें इस वाले टर्म को हमें उठाना है। हमने इस वाले टर्म को उठा लिए, यानी C/100 इक्वल टू F-32/180 हो गया। ठीक है, अब ये हमने टर्म उठा लिया। अब हमें क्या करना था कि हमें सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना था, तो पहले हमें सेंटीग्रेड को यहां से हम 100 को और 180 को काट भी सकते हैं, तो यानी 20 से डिवाइड किया गया तो यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है, तो चीज अब यहाँ पे टर्म समझेंगे अगले टर्म में। अगले टर्म में क्या हुआ कि यहाँ F-32 इक्वल टू यहाँ पे 9 इधर पक्षांतर हो गया, तो 9 से मल्टीप्लाई हो गया C का और बटे 5 हो गया, यानी 9C/5 हो गया। ठीक है, यानी F-32 इक्वल टू 9C/5 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पे हमें यह बराबर मान निकालना है। ठीक है, तो यह बराबर जब इसे पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा, 9/5 गुणे C प्लस 32 हो जाएगा। क्या ये फार्मूला है। ठीक है, यानी कि सेंटीग्रेड को बदलने का फार्मूला है, किसमें, फ़ारेनहाइट में। कभी भी कंफ्यूजन में मत रहना कि यहाँ पे C रहेगा यहाँ पे F रहेगा, ऐसा नहीं है। जिसको हमें जिसमें बदलना है, मान लीजिए सेंटीग्रेड को हमें फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो फ़ारेनहाइट इधर रहेगा, और ये काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो ये उल्टा सीधा कर देते हैं, तो ये चीज नहीं करना। यानी कि फ़ारेनहाइट में बदलना है तो फ़ारेनहाइट इधर रखा जाएगा, अगर सेंटीग्रेड में बदलना था तो सेंटीग्रेड इधर रखा जाएगा, और अगर केल्विन में बदलना था तो केल्विन इधर रखा जाएगा। अब ये फार्मूला बन गया। अब देखिए ज्ञात क्या करना था, अब ज्ञात करना था, चूंकि हमें दिया था कि 60 डिग्री कोई सेल्सियस, तो उसे कितने फ़ारेनहाइट होगा, तो क्या किया हमने, फ़ारेनहाइट इक्वल टू फार्मूला आ गया था, ये वाला फार्मूला आ गया था, ये वाला फार्मूला। तो यहाँ पे मैंने C के जगह पे यहाँ 60 रख दिया। ठीक है, मान था ना 60, तो ये यहाँ पे रख दिया मैंने, और इससे फिर कैलकुलेशन के हिसाब से सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे आप सॉल्व करके फिर इसका आंसर निकाल सकते हो। तो क्या आ गया, 140 फ़ारेनहाइट आ गया। तो इसी ध्यान रखिए, कितना आ गया, 140 फ़ारेनहाइट आ गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चीज ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तुलनित्र का उदाहरण है। मैंने बताया था ना कंपैरेटर। कंपैरेटर क्या होता है, गेज होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल। तो अभी ऑप्शन से हिसाब के वर्नियर कैलिपर तो होगा नहीं, माइक्रोमीटर तो होगा नहीं, स्टील रूल होगा नहीं, तो फिर होगा कौन, डायल गेज। क्या हो जाएगा, एक कंपैरेटर हो जाएगा, एक गेज का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो चीज ध्यान रखिएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कोण मापन का एक उदाहरण है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इनडायरेक्ट एंगल मेजरमेंट, यानी इनडायरेक्ट मेजरमेंट करता है। तो ये बताइए, कॉम्बिनेशन सेट की यहाँ पे बात करेंगे, साइन बार की बात करेंगे, बेबल प्रोटेक्टर की बात करेंगे, बेबल गेज की बात करेंगे, सबके बारे में बात कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हमको ये बताइए कि क्या बेबल प्रोटेक्टर को मैंने पढ़ाया था, वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर, तो ये तो इनडायरेक्ट वाला होगा नहीं, इसके बारे में बता चुके हैं। साइन बार के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बात करेंगे सबसे पहले साइन बार की। इसका राइट आंसर बेबल गेज है, लेकिन सब कुछ एक्सप्लेन करके बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे साइन बार की। ओके, तो ये रही साइन बार की फिगर। अब साइन बार में होता क्या है, बना किसका होता है, स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील। किस चैप्टर से है ये, गेज चैप्टर से। किस चैप्टर से, गेज चैप्टर से। ओके, चीज ध्यान रखिएगा। अब ये चेक क्या करता है,
ये कोई टेपर चेक करता है या फिर किसी भी चीज का एंगल निकालना हो तो आसानी से बहुत ही प्रिसीजन चेक करता है, चीज ध्यान रखिएगा। इसकी जो साइज होती है वो ये 2 रोलर होता है, तो इसके ये रोलर का एक सेंटर होता है यहाँ पे और एक सेंटर होता है यहाँ पे, तो इन दोनों सेंटरों के बीच की दूरी क्या दर्शाता है, इनकी साइज को दर्शाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर बात की जाए किस किस साइजों में उपलब्ध होते हैं तो 100, 200, 250, 500 इसी प्रकार के साइजों में मिलते हैं, ठीक है। तो चीज बात करेंगे अगर इनकी एक्यूरेसी की तो 2 प्रकार में आते हैं, एक ए प्रकार का, एक बी प्रकार का। तो जो ए प्रकार वाले की एक्यूरेसी होती है वो 0.0001 इंच प्रति इंच होता है, ठीक है। तो इसी ध्यान रखिएगा। और दूसरे वाला का कितना होता है 0.0002 इंच होता है, ठीक है, प्रति इंच होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसमें जो 3 या 4 होल बनाए गए हैं ना, ये जो होल बनाए गए इनका वर्क क्या होता है, तो इनका वर्क सबसे पहले तो क्लेम करने के लिए होता है, जॉब को क्लेम करने के लिए होता है। और सेकंड वर्क क्या होता है कि ये वेट को भी कम करता है, यानी साइन बार के वेट को भी कम करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये जो त्रिकोणमिति में जो फार्मूला होता है ना, तो ये त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। यानी साइन के फार्मूला पे कार्य करता है, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू स्लिप गेज की ऊंचाई, जो ये स्लिप गेज की ऊंचाई, यहाँ पे स्लिप गेज यूज होता है, इसकी ऊंचाई और फिर साइन बार का साइज, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हो, ये मान लीजिए, इसे मान लो बेस, इसे मान लो लंब, इसे मान लो कर्ण। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, तो इसमें हो जाएगा स्लिप गेज की ऊंचाई बटे साइन बार का साइज, ठीक है। तो इस सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन, अगले ऑप्शन के बारे में। तो अगला ऑप्शन था किसका, कॉम्बिनेशन सेट का, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन सेट के बारे में पहले समझ लेते। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है, फिगर आपके सामने लग चुकी है कॉम्बिनेशन सेट की, तो ये किस चैप्टर से है, ठीक है। तो ये किस चैप्टर से, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मार्किंग टूल से है, ठीक है। किससे, मार्किंग टूल से। अब सबसे पहले बात आती है यहाँ पे ब्लेड की, इसमें एक ब्लेड लगा होता है, ठीक है। तो ये कौन सा ब्लेड होता है, ये एक स्टील रूल ब्लेड होता है, ठीक है, उसी प्रकार का ब्लेड होता है। बट इसमें क्या होता है, इसके बीच में पीछे साइड में खांचा कटा होता है। क्या कटा होता है, खांचा कटा होता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, वर्टिकल नहीं होता, हॉरिजॉन्टल होता है, यानी इस तरफ से और इस तरफ पे कटा होता है। किस लिए कटा होता है, ये उस पे एक ड्रा बोल्ट लगा होता है, क्या लगा होता है, ड्रा बोल्ट लगा होता है, और जिससे ये तीनों हेड उसी के द्वारा कसे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी कॉम्बिनेशन सेट को यूज करके देखना, है ना, ITI में जरूर मिलेगा आपको। अब बात आती है कि स्टील रूल किसका बना होता है, तो स्टेनलेस स्टील का बना होता है, जायज सी बात है। अब बात करेंगे सबसे पहले स्क्वायर हेड की, तो इधर स्क्वायर हेड है, क्या है, ये स्क्वायर हेड है, ठीक है। बना किसका होता है, ये कास्ट स्टील का बना होता है, किसका बना होता है, कास्ट स्टील का, ठीक है। ये सामान्यतः 90 डिग्री और 45 डिग्री कोण को जांचता है, किसको जांचता है, 90 डिग्री व 45 डिग्री कोण को जांचता है। अगर मान लीजिए किसी स्लॉट की गहराई मापना हो तो इसकी सहायता लेके इस रूल को यानी खिसका के आराम से स्लॉट की गहराई माप सकते हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे इसकी प्रोटेक्टर हेड की, ठीक है। ये क्या है, प्रोटेक्टर हेड। अब इसका ये बना किसका होता है, ये कास्ट स्टील का बना होता है। ये क्या करता है, ये जाप पर कोण को मापता है और मार्किंग भी करता है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए। इसमें एक डायल होता है, ये डायल है, और इसमें 180 डिग्री तक कोण मेंशन होते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये न्यूनतम माप कितना ले सकता है, 1 डिग्री तक। कितना माप ले सकता है, 1 डिग्री। तो किस तरफ से, यानी राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मेंशन होते हैं, यानी इधर से स्टार्ट होगा और इधर पे लास्ट हो जाएगा। तो चीज ध्यान रखिएगा। अब लास्ट में बात करेंगे सेंटर हेड की। सेंटर हेड किसका बना होता है, कास्ट स्टील का। इसका यूज क्या करते हैं, वर्गाकार या गोलाकार जहां पर सेंटर भी निकाल सकता है। क्या कर सकता है, वर्गाकार या गोलाकार जहां पर सेंटर भी निकाल सकता है। तो चीज ओके। अब बात आती है अगले ऑप्शन की। अगला ऑप्शन है बेबल गेज। किसका ऑप्शन है, बेबल गेज। अब बेबल गेज की बात करेंगे, इसका फिगर लगा। अब बेबल गेज है क्या, ये रही बेबल गेज की फिगर। ये है क्या, ये एक इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है। क्या है, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है, लेकिन किसमें, एंगुलर मेजरिंग टूल है। क्या है, एंगुलर मेजरिंग टूल है। यानी कोण की जांच लेने के बाद क्या करते हैं, प्रोटेक्टर की सहायता से जो भी माप होता है उसको सेट कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोटेक्टर लगा लेते हैं और आराम से सेट कर लेते हैं। लिस्ट काउंट इसकी कितनी होती है, जितनी प्रोटेक्टर की होती है। प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट कितनी होती है, 1 डिग्री होती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके। इसके जो ब्लेड होते हैं ना, इसके जो ब्लेड होते हैं ना, ये किसके बने होते हैं, हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। और जो इसके स्टॉक होते हैं ना, ये किसके बने होते हैं, कास्ट स्टील के बने होते हैं, ठीक है। चीज ध्यान रखिएगा। और जो इसका ब्लेड है ना, ये देखिए बेबल है, एक तरफ से क्या है, बेबल है। तो कितने डिग्री पे बेबल होता है, तो 3, इसके लिए 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। 30 डिग्री पर भी बेबल किया जाता है, 45 डिग्री पर भी बेबल किया जाता है, और 60 डिग्री पर भी बेबल किया जाता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि 1 मीट्रिक टन इज इक्वल टू, यानी 1 मीट्रिक टन किसके बराबर होता है। तो 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होता है, ठीक ध्यान रखिएगा। और अगर यहाँ पे मीट्रिक के अलावा बीट्रिश टन की बात की जाए तो 1 बीट्रिश टन में कितने किलोग्राम होता है, 1116 किलोग्राम होता है। यानी यहाँ पे 1000 में प्लस 16 कर दो किलोग्राम, तो वो बीट्रिश में होता है, और मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम। ये चीज ध्यान रखिएगा।
बात करेंगे अगले की। अगला क्वेश्चन है कि 1 गैलन के बराबर कितना होता है, यानी 1 गैलन के बराबर कितना होता है, 4.564 लीटर या फिर 4.546 लीटर या फिर 4.724 लीटर या फिर 4.64 लीटर। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर है वो 4.546। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी 1 गैलन के बराबर कितना होता है, 4.546 लीटर होता है। ठीक है, और अगर यहीं पे बात की जाए एक यूएस लिक्विड गैलन के बराबर कितना होता है, यानी एक यूएस लिक्विड गैलन के बराबर कितना लीटर होगा, तो वहां पे होगा 3.7854 लीटर होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोहिबिशन सिंबल में रेड भाग कम से कम कितना परसेंट होता है। इन प्रोहिबिशन सिंबल द रेड पार्ट इज एट लीस्ट व्हाट परसेंट, यानी कितना परसेंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट। प्रोहिबिशन मतलब होता है कि निषेधवाचक, जो निषेध वाले होते हैं ना सिंबल, उनमें जो रेड भाग होता है वो कितना होता है। तो इसका राइट आंसर है 35%, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। रेड पार्ट जो होता है वो 35% होता है। और अदर वाले में अगर प्रोहिबिशन को छोड़ दो, यानी कि वार्निंग की ले लो, इन्फॉर्मेशन वाले की ले लो, मैंडेटरी की ले लो, तो उसमें जो होता है उसमें 50-50% दोनों होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, रेड वाला भाग 35%, अदर कितना होता है 65%। तो जी ध्यान रखिए। तो हम इन चारों सिंबल के बारे में डिटेल से समझेंगे, यानी निषेध यानी प्रोहिबिशन वाले के बारे में, वार्निंग के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में और मैंडेटरी के बारे में, चारों के बारे में डिटेल से समझेंगे, चूंकि इंपॉर्टेंट है समझना। तो चलिए एक 1 बाय 1 समझते हैं। तो सबसे पहले लगाते हैं मैंडेटरी की फिगर और उसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। तो आपके सामने मैंडेटरी साइन की फिगर आ चुकी है। अब हम इसमें समझना है हमें, ठीक है। तो इसका जो सबसे पहले आकार क्या होता है, तो इसका आकार क्या होता है, गोलाकार होता है। क्या होता है, गोलाकार होता है। जो इसकी पृष्ठभूमि होती है वो नीला होता है। क्या होता है, पृष्ठभूमि नीला होता है। और जो चिन्ह होता है, यानी कि जो इसके अंदर चिन्ह बने हैं वो किस कलर के होते हैं, वो व्हाइट कलर के होते हैं। लेकिन इसमें बॉर्डर, जो किनारे किनारे बॉर्डर बने होते हैं वो नो बॉर्डर, यानी इसमें बॉर्डर नहीं दिया जाता है। चीज ध्यान देखिए। जैसा कि बात कर रहा है कि सेफ्टी हेलमेट, यानी सेफ्टी हेलमेट को लगाइए। ठीक है, ये ऐसे सेफ्टी गूगल्स का यूज कीजिए। यह एक प्रकार के आदेश दे रहा है, यानी कि प्रोटेक्शन के लिए फुट को यानी कि बढ़िया से जूते पहनिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दे, ये चीज बताने की कोशिश कर रहा है। तो आदेश का मतलब होता है आदेशात्मक। ठीक है, मास्क लगाइए। जैसा कि अभी कोरोना वाला संकट चल रहा है ना, तो कोरोना में मास्क लगाना जरूरी हो गया है। कहीं भी जाओ तो जुर्माना लगता है। ठीक है, 500 रुपए जुर्माना, कुछ राज्य में जुर्माना लगा दिए गए हैं। तो इस प्रकार का क्या है, आदेश है। ठीक है, तो चीज ध्यान रखिएगा। इनका फिगर मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ। आकार जो होता है वो गोलाकार होता है, जो पृष्ठभूमि होती है वो ब्लू कलर की होती है, और जो इसके फिगर होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं। इसमें बॉर्डर नहीं दिए जाते हैं। बात किसकी करेंगे, आप बात करेंगे प्रोहिबिशन की, यानी निषेध वाले की बात करेंगे। तो आपके सामने प्रोहिबिशन की सिंबल आ चुकी है। अब इसमें सबसे पहले बात करेंगे इसका आकार। तो इसका आकार गोलाकार होता है। क्या होता है, गोलाकार होता है। इसकी जो पृष्ठभूमि होती है वो व्हाइट कलर की होती है। किसकी होती है, व्हाइट कलर की। ठीक है, इसके जो चिन्ह होते हैं वो ब्लैक कलर के बने होते हैं, यानी काला कलर का होता है। और जो इसका बॉर्डर होता है वो रेड कलर का होता है। और इस पे जो क्रॉस लगा होता है वो भी रेड कलर का होता है। ठीक है, ओके। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे नो पेट्स, ठीक है, नो बाईसाइकिल, ठीक है, नो पार्किंग वगैरह सुना होगा ना कहीं पे, है ना। तो ये चीज नो शूटिंग वगैरह है ना। तो ये प्रोहिबिशन यानी निषेध चीज करते हैं ना। नो स्मोकिंग, यहाँ पे स्मोक नहीं करना, यहाँ पे फायर यहाँ पे आग जलाना मना है ना। तो ये सब क्या होता है, यानी कि ये सिंबल किस लिए होते हैं, निषेध करने के लिए होते हैं ना। नो पार्किंग अलाइनमेंट, जैसे कि कहीं आप कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे पार्किंग एरिया के लिए रोक निशान बने होते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। अब अगला क्या था, अगला था सूचना वाला। सूचना वाला क्या होता है, इसका जो आकार होता है वो वर्गाकार होता है। क्या होता है, आकार वर्गाकार होता है। लेकिन जो इसकी पृष्ठभूमि होती है वो हरे कलर की होती है। जो चिन्ह होता है वो व्हाइट कलर का होता है, और बॉर्डर इसमें भी नहीं होता है, जैसा कि फर्स्ट एड में देखा होगा, एम्बुलेंस वगैरह में देखा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। इससे ड्रिंकिंग वाटर, अब आराम से इसको वीडियो को पॉज करके 1 बाय 1 पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं जूम कर देता हूं एक बार। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार और सब कुछ समझ लीजिएगा। एक बार फिगर आप देख लोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब बात करेंगे वार्निंग वाले की। वार्निंग वाला सबसे अलग होता है, क्योंकि इसका जो एरिया, जो आकार होता है वो क्या होता है, त्रिभुज होता है। क्या होता है, आकार त्रिभुज होता है। जो इसका बैकग्राउंड, यानी कि जो इसका बैकग्राउंड फिलअप होता है, पृष्ठभूमि होता है, वो किससे होता है, पीले कलर से भरा होता है। जो इसमें चिन्ह होते हैं वो ब्लैक कलर से होते हैं, और जो बॉर्डर होता है वो भी काला होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बात करेंगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि आग लगने के 3 कारक हैं। There are 3 फैक्टर ऑफ फायर, यानी कहीं भी आग लगती है तो उसके 3 कारक होते हैं। लेकिन कौन कौन से होते हैं, इन चारों ऑप्शन में हमें देखना है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक आपके सामने फिगर लगाएंगे, उसके बाद बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आग किससे लगता है, तो इन 3 प्रोसेस से लगता है। यानी कि पहले ईंधन होना चाहिए, उसके बाद
टेम्परेचर होना चाहिए, उसके बाद ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज नहीं है तो आग कभी भी नहीं लग सकती। अगर ये तीनों चीज अवेलेबल है एक साथ तो आग लग जाएगी। तो चीज ध्यान रखिए। इनको दिखाते किसमें क्वेश्चन आता है तो इनको ट्रायंगल में करके दिखाते हैं, ठीक है। तो चीज ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें जो हीट होगा उसको कैसे मतलब कंट्रोल करेंगे, तो उसको कूलिंग के माध्यम से कंट्रोल करते हैं। जो ऑक्सीजन होता है उसको स्मूदरिंग के माध्यम से कंट्रोल करते हैं, और जो फ्यूल होता है उसे स्टारवेशन के माध्यम से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये मेथड ऑफ एक्सटिंग्विशमेंट है, यानी कि कभी भी बुझाने की प्रक्रिया होगी तो एक्सटिंग्विशन में यह प्रक्रिया होता है, यानी आग को यानी कि हीट को कूलिंग माध्यम से कंट्रोल किया जाता है, जो ऑक्सीजन होता है उसे स्मूदरिंग माध्यम से कंट्रोल किया जाता है, और जो फ्यूल होता है उसे स्टारवेशन माध्यम से कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रत्येक चिन्ह क्या होता है, तो मैंने इसका बताया था कि भूरे रंग के हाथ से ये प्रदर्शित किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक बार फोम फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बता देते हैं। इसमें बाहरी कंटेनर जो होता है NaCO3 भरा होता है, और आंतरिक कंटेनर में Al2SO4 का होल थ्राइस भरा हुआ होता है। भूरे रंग के हाथ से ये प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। और सोडा वाला पीले हाथ के रंग से, यानी उसमें पीले रंग का हाथ रहेगा, ठीक है। जितने भी एक्सटिंग्विशर होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, वो पीतल से बनाए जाते हैं। तो चीज ध्यान रखिएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि किचन ऑयल से लगी आग की क्लास किसके अंतर्गत आती है, यानी बिलोंग टू क्लास ऑफ फायर कॉज्ड बाय किचन ऑयल, यानी किचन ऑयल से आग लगेगी तो किस प्रकार की आग में आएगी, तो मैंने बताया था के क्लास की आग में आएगी। और इसको बुझाने के लिए किसका यूज करोगे, बेट केमिकल का यूज करोगे। किससे इसको प्रदर्शित किया जाता है, यानी हेक्सागन एक होता है, वो भी ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर का हेक्सागन होता है जिससे इसको प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऑक्सीजन को कंट्रोल करता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल ऑक्सीजन। तो देख लीजिए, जैसा कि मैंने बताया था कि ऑक्सीजन को स्मूदरिंग कंट्रोल करता है, फ्यूल को स्टारवेशन कंट्रोल करता है, और हीट को कूलिंग कंट्रोल करता है। तो ये चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बार बार आपको याद हो जाए चीजें, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि मैच द फॉलोइंग गिवन लिस्ट, यानी इन चीजों को मिलाना है। व्हाइट हेलमेट किसके लिए यूज होता है, ब्लू हेलमेट किसके लिए यूज होता है, ब्राउन हेलमेट किसके लिए यूज होता है, और ग्रे हेलमेट किसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो मिलाएंगे, बिल्कुल आपके सामने एक फिगर लगाएंगे, उससे समझा देंगे आपको, फिर इसको मिलाना स्टार्ट करेंगे। तो फिगर आपके सामने खुल चुकी है। जो व्हाइट हेलमेट होता है इंडस्ट्री में उसको कौन यूज करता है, तो फायर इंजीनियर, सुपरवाइजर्स, मैनेजर एंड फोरमैन। जो फोरमैन होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, उनके लिए यूज होता है। बात करेंगे यहाँ पे रेड वाले, तो रेड वाला फायर फाइटर लोग वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। ब्लू वाला इलेक्ट्रीशियन के लिए, कारपेंटर्स के लिए, एंड जो टेक्निकल ऑपरेटर होते हैं जैसा कि फिटर वालों भी इसका यूज कर सकते हैं। जो येलो कलर का होता है उसको लेबर एंड अर्थ मूविंग ऑपरेटर, जो जमीन पे कार्य करते हैं, जो अर्थ मूविंग यानी कि लेबर वगैरह जो होते हैं ना, कहीं भी दिल्ली कहीं भी मेट्रो पे जाओगे ना, जहां पे मेट्रो का कार्य होता है तो वहां पे जो लेबर होते हैं वो पीले कलर का आपको दिखाई देंगे लगाए हुए, है ना। तो इसी ध्यान रखिए। बात करेंगे ब्राउन का, तो ब्राउन वाले बेल्डर का यूज करते हैं, बेल्डर लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इसी ध्यान रखिएगा। जो ब्राउन वाला हेलमेट होता है उसका कौन यूज करते हैं, बेल्डर यूज करते हैं, ठीक है। और हाई हीट एप्लीकेशन वाले जो भी टेम्परेचर पे काम करते हैं, यानी ज्यादा टेम्परेचर पर काम करते हैं, वो ब्राउन वाले का यूज करते हैं। ग्रीन की बात करेंगे तो फायर सेफ्टी ऑफिसर, जो भी ऑफिसर आते हैं, जो भी चेकिंग करने के लिए आते हैं, वो इसका यूज करते हैं, सेफ्टी वाले ऑफिसर होते हैं, ठीक है। अब ग्रे का बात करेंगे तो साइट विजिटर, जो विजिट करेंगे, आपके साइट पे आएंगे, जो भी आपके जॉब को देखने आएंगे या फिर वर्क को देखने आएंगे, साइट विजिटर। एक प्रकार से साइट विजिटर किसका यूज करते हैं, ग्रे कलर का यूज करते हैं। तो ये फिगर मैं आपको दे दूंगा फिलहाल ग्रुप पे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आप चले उस गिवन लिस्ट को मिलाएंगे, तो चलिए मिलाते हैं। तो व्हाइट वाला किसके लिए होता है, व्हाइट वाला इंजीनियर्स के लिए और सुपरवाइजर्स के लिए होता है। तो इसका ए का कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। तो इसमें एक का पहला मिल रहा है, ठीक है। ब्लू कलर का होता है, तो ब्लू कलर का वो इलेक्ट्रीशियंस के लिए, कारपेंटर्स के लिए, अदर टेक्निकल ऑपरेटर के लिए, जैसा कि मैं फिटर वाला हूं तो फिटर वाले के लिए, ठीक है। तो बी का कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा। तो ये दोनों मिल रहा है। बात करेंगे सी की, तो ब्राउन वाले हेलमेट किसके लिए यूज होते हैं, जो हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं, जैसे बेल्डर की बात कर सकते हो। तो सी का कौन सा होगा, चौथा नंबर, ठीक है। तो ये सी का चौथा। और डी की बात है ग्रे वाले, तो साइट विजिटर यूज करते हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि बी ब्लॉक की एक्यूरेसी किससे चेक करते हैं, हु चेक द बी ब्लॉक एक्यूरेसी, यानी कि बी ब्लॉक की एक्यूरेसी किससे चेक। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे ही बता चुका हूं कि बी ब्लॉक की एक्यूरेसी जो चेक करेंगे वो डायल टेस्ट इंडिकेटर से चेक करते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि साक्षी चिन्ह लगाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है, लास्ट क्वेश्चन है। व्हिच पंच इज यूज्ड टू अप्लाई द विटनेस मार्क, मार्किंग चैप्टर से क्या डॉट पंच यूज करोगे, क्या सेंटर पंच यूज करोगे, क्या प्रिक पंच यूज करोगे, क्या नॉन ऑफ दीज। तो जो विटनेस मार्क के लिए यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, प्रिक पंच का यूज करते हैं। लेकिन हम इसके बारे में डिटेल से समझा देते हैं आपको। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पंच की। तो पंच किसके बने होते हैं, पंच में डिटेल में। तो जो पंच होता है वो हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। जो पंच की साइज होती है, नॉर्मल साइज होती है, वो 125 mm तक होती है।
और जो उनके पॉइंट, यानी जब आप चिन्ह लगाओगे, एक पॉइंट यहाँ लगाए, एक पॉइंट यहाँ लगाए, एक पॉइंट यहाँ लगाए, तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी, तो 3 से 5 mm की डिस्टेंस रखी जाती है। और इसके लिए कौन सा हैमर यूज करोगे, यानी कि पंच के साथ में कौन सा हैमर यूज करोगे, तो बॉल पेन हैमर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, पंच 3 प्रकार के होते हैं नॉर्मली, डॉट पंच, सेंटर पंच और प्रिक पंच। जो डॉट पंच होता है उसकी लेंथ होती है 125 mm, उसका डायमीटर 10 mm होता है। ठीक है, और जो उसका एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जो पॉइंट का डायमीटर होता है वो 6 mm होता है। अब इसका यूज क्या करते हैं, मार्किंग लाइन को पक्का करने के लिए, यानी पंचिंग कार्य में मार्किंग लाइन को पक्का करने के लिए। ठीक है, इसका यूज करते हैं। बात करेंगे सेंटर पंच की, तो सेंटर पंच का आपको एंगल पता होगा कि इसका 90 डिग्री होता है। इसकी लेंथ की बात करेंगे तो 100 mm लेंथ होता है, डायमीटर 10 mm होता है, और जो इसके पॉइंट डायमीटर होते हैं वो भी 6 mm के होते हैं। यानी कि नॉर्मली सेंटर पंच का यूज वहां करोगे जब आपको ड्रिलिंग करना होगा, तो उससे पहले सेंटर निर्धारण करने में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे प्रिक पंच की, तो प्रिक पंच की जो लेंथ होती है वो 100 mm होती है, जो डायमीटर होता है वो 7 mm होता है, और जो एंगल होता है वो 30 डिग्री भी होता है और 60 डिग्री भी होता है। इसके पीछे रीजन है। और जो पॉइंट डायमीटर होता है वो 2.5 mm होता है। बात करेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री, यानी 30 डिग्री का यूज कब करोगे और 60 डिग्री का यूज कब करोगे। तो जो 30 डिग्री है वो हल्के सीट पर पंचिंग कार्य करने के लिए, जो हल्का सीट है ना, जो हल्के सीट, जो भी जॉब पे मार्किंग करना है, अगर वो हल्का सीट है ना तो उस पर 30 डिग्री के लिए। और डिवाइडर पॉइंट के लिए, मान लीजिए आपको डिवाइडर रखना है तो डिवाइडर पॉइंट के लिए 30 डिग्री के लिए 30 डिग्री यूज करोगे। और अगर 60 डिग्री की बात की जाए तो विटनेस चिन्हों की, यानी कि विटनेस मार्क के लिए किसका यूज करते हैं, 60 डिग्री वाले प्रिक पंच का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है, इसमें कुछ पंच इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नंबर पंच। तो नंबर पंच किस लिए होता है, रोल नंबर और नाम लिखने के लिए यूज होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जो पिन पंच होता है वो डबल पिन या लोकेटिंग पिन को निकालने के लिए यूज होता है। जो हॉलो पंच होता है वो नॉन मेटालिक पदार्थों में छिद्र करने के लिए होता है। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बेल सेंटर पंच होता है, यानी बेल सेंटर पंच भी बोल सकते हो। तो इसका यूज कहां करते हैं, जो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है ना उसका सेंटर शीघ्र निकालने में इसका यूज किया जाता है। ये कुछ अलग है। इसमें एक प्लंजर कंप्रेस्ड स्प्रिंग बॉडी गाइड लगाए जाते हैं। ठीक है, तो चीज ध्यान रखिएगा इसके अंदर, इसके बॉडी में। ठीक है, तो चीज ध्यान रखिएगा। कहां यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल पार्ट का, यानी कोई भी सिलेंड्रिकल पार्ट है तो अगर उसमें कोई सेंटर निकालना है, शीघ्र सेंटर निकालना है, तो आप बेल सेंटर पंच का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चीज ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, पीडीएफ आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है इन क्वेश्चन को उठाना, फिर पुटअप करना, फिर पीडीएफ बनाना, आपके लिए पीडीएफ प्रोवाइड करना, तो बहुत ज्यादा मेहनत लग जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही करते हैं, तो जरूर लाइक करना, इससे हमारा थोड़ा उत्साह बढ़ जाता है। ठीक है, और अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, किसी भी चीज में डाउट है इन 50 प्रश्नों में, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अगली क्लास में जरूर उसको क्लियर करवा दिया जाएगा। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाते हो अगर आप, तो वहां पे भी अपना क्वेश्चन रख सकते हो। ठीक है, और आप व्हाट्सएप के ग्रुप को भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और टेलीग्राम के ग्रुप को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो ज्वाइन हो जाना। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि एवी टेक्निकल हब आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करता है, कंटेंट अच्छे से अच्छा लाने की कोशिश करता है और अच्छा लाता रहेगा सदैव के लिए। सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। मैकेनिकल ग्रुप से, अगर किसी भी मैकेनिकल ग्रुप, मान लीजिए जैसे आप फिटर से हो या फिर टर्नर से हो या फिर मशीनिस्ट से हो, तो ये 1500 MCQ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एबी टेक्निकल हब हर कदम आपके साथ, एबी टेक्निकल हब हर कदम आपके साथ, सफलता तो निश्चित है। एबी टेक्निकल हब की कोशिश है कि आपके लिए वो बेस्ट से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करवाए, आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे, आपको बेस्ट से बेस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करवाए, चाहे जिस भी सब्जेक्ट की बात हो। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी देखते जाइए कितना अच्छा कंटेंट हम लाते हैं आपके लिए, है ना। सफलता तो बिल्कुल निश्चित है। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहोगे तो एक ना एक दिन 100% सफलता निश्चित है। एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये जितने भी 1500 MCQ सीरीज है, ये सभी मैकेनिकल ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट है। और किसी भी एग्जाम, मान लीजिए आप आईटीआई का आपका एग्जाम होने वाला है तो भी इंपॉर्टेंट है। अगर इसरो का एग्जाम होने वाला है, जो भी जितने भी पेंडिंग है, तो भी इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दिल्ली मेट्रो के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सीआईटीएस का फॉर्म भर दिया है तो सीआईटीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर सेल में फॉर्म भरा है तो सेल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर यूपी का तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आरआरबी लोको पायलट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा और जुड़ जाइए हमारे साथ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।